हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। तो क्लास 10th के स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। भाई एग्ज़ाम तो अब आ ही गए सर पे और तैयारी चल रही है। हम भी अपनी तैयारी करा रहे हैं। देखिए, आज हम ले आए हैं PYQs। वो है हमारा ईयर 2024 का। मैं बात कर रही हूँ क्लास 10th हिंदी कोर्स ए की। तो आज हम कर रहे हैं 24 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। 24 में और 23 में जो पेपर आया था उनका पैटर्न सेम था, लेकिन 25 में आने वाला क्वेश्चन पेपर इसका पैटर्न अलग है। क्योंकि पिछले सालों में आने वाले जो आपके 2 साल मैंने बताया ना, 23 और 24 में जो पेपर आया वो आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों था और ये 50-50 रेशियो में था। यानी कि 40 मार्क्स के आपके बहुविकल्पीय प्रश्न थे और 40 मार्क्स के आपके जो है वर्णनात्मक प्रश्न थे। लेकिन इस साल पैटर्न चेंज किया गया है। लेकिन ऐसे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोग पैटर्न के लिए तो देखते नहीं हैं, हम लोग देखते हैं वो क्वेश्चंस के लिए कि किस तरीके के क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पिछले कुछ सालों में पूछे जा रहे हैं और किस तरीके से हम इन पर काम करें। ठीक है ना। तो चलिए, आज हम कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, यानी कि हम पूरा क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो, लेकिन समझेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे थे। तो चलिए देखते हैं। आज हम कर रहे हैं क्लास 10th हिंदी कोर्स ए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ईयर 2024 सेट 1। आप सभी को पता है कि हम दो सेट करा रहे हैं और आज हम कर रहे हैं सेट 1 को। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले आपको पता है 3 घंटे का आपको समय मिलेगा और 80 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, सामान्य निर्देश कुछ आपको दिए गए हैं, पहले इनको ध्यान से देख लेते हैं। निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका सख्ती से अनुपालन कीजिए। तो देखिए, आपके पास क्या होगा, इस साल भी क्वेश्चन पेपर जो आएगा उसमें भी कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए रहेंगे। उन इंस्ट्रक्शंस को भी आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ऐसे नहीं है कि बस हमने ठीक है क्या करना है, अब पढ़ने की क्या ज़रूरत है। देखिए, ये इंस्ट्रक्शन अगर पेपर में लिखे जा रहे हैं तो बेफजूल में तो नहीं होंगे, यानी कि इन्हें आपको पढ़ना है और फॉलो करना है। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। पहला है, इस प्रश्न पत्र में कुल 17 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो यहाँ पर 2 खंड में पेपर था, तो पूरे 2 खंडों को मिलाकर कितने थे, 17 प्रश्न थे, 17 क्वेश्चन। ठीक है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, खंड आ और खंड बा। खंड आ में बहुविकल्पीय वस्तुपरक प्रश्न हैं और खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। तो समझ में आया, 2 खंड थे। अब खंड आ आपका पूरी तरीके से बहुविकल्पीय था और खंड बा आपका वर्णनात्मक था। खंड आ में कुल 10 प्रश्न हैं, जिनमें उप प्रश्नों की संख्या 44 है। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए 40 उप प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो खंड आ में आपके पास दिए गए हैं 10 प्रश्न पत्र। कितने हैं, 10 प्रश्न पत्र दिए गए हैं, और 10 प्रश्न दिए हैं और इन 10 प्रश्नों में आपके पास अंदर 44 क्वेश्चन है, यानी कि 44 उप प्रश्न हैं। लेकिन निर्देशों का पालन करते हुए हमें सिर्फ 40 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो बेसिकली ये समझ लीजिए कि जो हमारा व्याकरण वाला सेक्शन है, हमारे पास सिर्फ उसमें ऑप्शन है और पूरे सेक्शन में कहीं पे भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। खंड बा में कुल 7 प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों के साथ उनके विकल्प भी दिए गए हैं। निर्देशानुसार विकल्प का ध्यान में रखते हुए सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो खंड बा, जो कि हमारा वर्णनात्मक है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक, पूरक पाठ्य पुस्तक और लेखन पर आधारित था, उसमें आपके पास 7 प्रश्न दिए गए हैं। 7 प्रश्न करने हैं, लेकिन हर प्रश्न के साथ आपको विकल्प मौजूद है, यानी कि ऑप्शंस दिए गए हैं। प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए, हर प्रश्न के साथ निर्देश हैं, ध्यान रखिएगा, पूरे 17 प्रश्नों के साथ आपके पास निर्देश हैं। उन निर्देशों को हमें पढ़ना है और उन्हीं के हिसाब से उनको फॉलो करना है। ठीक, यथासंभव सभी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार दीजिए। तो एक चीज ये ध्यान रखनी है कि आपको 1 से लेकर 17 तक प्रश्नों को सीक्वेंस में करना है, कोई भी चीजें इधर से उधर नहीं करनी। आप सोच लो कि हम 17 नंबर प्रश्न पहले कर लेते हैं कि 7 नंबर प्रश्न पहले कर लेते हैं, ये काम नहीं करना। 1 से लेकर 17 तक प्रश्नों के उत्तर आपको सीक्वेंस में देने होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ निर्देश थे जो हमने आपको दिए। चलिए, अब हमारे पास आ जाता है खंड आ, जो कि हमारा है वस्तुपरक और बहुविकल्पीय। ठीक है, बहुविकल्पीय इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शंस रहेंगे। इसमें आपके जो प्रश्न आ रहे हैं 10 प्रश्न, इसमें क्या क्या दिया गया है। देखिए, इसमें तो पहले आपके पास अपठित गद्यांश है, पद्यांश है, 4 टॉपिक आपके पास में जो दिए गए हैं वो
वो आपके व्याकरण आधारित है। फिर उसके बाद आपकी पाठ्य पुस्तक जो है क्षितिज, उसके गद्य खंड से प्रश्न हैं बहुविकल्पीय। फिर उसके बाद वर्णात्मक, फिर काव्य खंड से हैं बहुविकल्पीय, फिर वर्णात्मक और फिर पूरक पाठ्य पुस्तक से प्रश्न है। तो इस तरीके से टोटल मिलाकर आपके पास 10 प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए पहले कर लेते हैं हम अपना बहुविकल्पीय वाला कार्य, जो कि हमारे पूरा 40 मार्क्स का ये सेक्शन दिया गया है। देखिए क्या है, पहला हमारे पास आया गद्यांश। ठीक है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखने। जो सबसे सही लगे आपको उनको लिखना है। ठीक है, इन पर दिए गए हैं जो गद्यांश, इस पर आपको दिए गए हैं 5 प्रश्न और 5 प्रश्नों में से आपको पांचों करने हैं और एक प्रश्न के लिए 1 नंबर मिल रहा है। भारत एक विशाल देश है, यहाँ के विभिन्न राज्यों की अपनी क्षेत्रीय भाषाएं हैं। स्वतंत्रता के पश्चात से मातृभाषा को प्रोत्साहित करने की बातें चर्चा में हो रही हैं, परंतु इनके विकास के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किए गए हैं। इसके कारण प्रत्येक क्षेत्र में विदेशी भाषा अंग्रेजी का वर्चस्व स्थापित हो गया है। नेल्सन मंडेला ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति के सोचने की प्रक्रिया अपनी मातृभाषा में होनी चाहिए, यानी कि हम जो कुछ भी सोचते हैं हमारी जो मातृभाषा है हम उसी में सोचते हैं, जाहिर सी बात है। अगर किसी व्यक्ति से उसकी मातृभाषा में बात करें तो वह बात दिल तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है, आपकी मातृभाषा अगर बांग्ला है, बांग्ला में बात करेंगे तो आप हमसे ज़्यादा कनेक्टेड कर पाएंगे, हम आपके ज़्यादा दिल के करीब आ पाएंगे, सीधी सी बात है। ये सर्वविदित है कि मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करना अत्यंत सहज एवं सुगम होता है। अपनी मातृभाषा में विद्यार्थी किसी भी विषय को सरलता से समझ लेता है, जबकि अन्य भाषाओं में उसे कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अब जैसे हमारी मातृभाषा, इसमें कोई भी चीज़ हम अगर पढ़ेंगे तो हमें बहुत आसानी से समझ में आती है। जैसे आप लोग समझ लीजिए, आप लोगों को हिंदी बहुत आसान लगती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारी मातृभाषा में है। अब इसी जगह पर आप बाकी ले लीजिए, इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, ये हमारी मातृभाषा में नहीं है, आप लोग इसे इंग्लिश में पढ़ते हो, तो ये आपको टफ लगती है। क्यों? क्योंकि मातृभाषा में नहीं है। विश्व भर में शिक्षाविदों ने मातृभाषा में शिक्षा प्रदान किए जाने को महत्व दिया है कि जो हमारी मातृभाषा है उसी में शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार अपनी मातृभाषा में चिकित्सा की पढ़ाई करवाने वाले देशों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति अन्य देशों की तुलना में अच्छी है। यानी कि जो देश अपनी मातृभाषा में शिक्षा करवाते हैं वहाँ पर ये जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है या वहाँ की व्यवस्था है वो अन्य देशों के मुकाबले बहुत अच्छी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो डॉक्टर्स पढ़ रहे हैं वो अपनी खुद की मातृभाषा में पढ़ रहे हैं, तो उन्हें ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ में आती है। अब जैसे आप लोग हिंदी आपकी मातृभाषा और आपको पूरा मेडिकल इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, तो आपको कई जगहों पर समझने में करने में दिक्कत आएगी। चीन, रूस, जर्मनी, फ्रांस और जापान सहित अनेक देश अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। सर्वविदित है कि ये देश लगभग प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी है, सभी को पता है। इन देशों ने अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करके ही उन्नति प्राप्त की है। यदि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में भी मातृभाषा में चिकित्सा एवं तकनीकी शिक्षा प्रदान की जाती तो हम आज विश्व में और अधिक बेहतर स्थिति में होते। ठीक है, मतलब अगर हमारी मातृभाषा में होती तो हमारी स्थिति भी बेहतर होती। वर्तमान में इस दिशा में ठोस और क्रांतिकारी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। बहुत ज़रूरी है कि इस दिशा में कदम उठाए सरकार, मातृभाषा में जो शिक्षा प्रणाली है उसको लेकर आए। ठीक है, तो ये गद्यांश था जो कि हमारी मातृभाषा के इम्पोर्टेंस को बता रहा था कि किसी भी देश की मातृभाषा कितनी आवश्यक होती है वहाँ के शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी के लिए। चलिए अब इस पर है 5 बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, किसी भी देश के आधारभूत विकास के लिए आवश्यक है क्या? तकनीकी शिक्षा का विस्तार, चिकित्सीय शिक्षा का विस्तार, किसी भी भाषा में शिक्षा देना या मातृभाषा में शिक्षा का विस्तार। तो क्या आवश्यक है? वो है मातृभाषा में शिक्षा का विस्तार होना। नेक्स्ट आते हैं, स्वास्थ्य और चिकित्सा की दृष्टि से कौन से देश अच्छी स्थिति में हैं? अब आपको बताना है स्वास्थ्य और चिकित्सा के देश कौन से हैं। मातृभाषा में चिकित्सीय शिक्षा देने वाले देश, अपनी राष्ट्रभाषा और मातृभाषा बनाने वाले देश,
राष्ट्रभाषा और मातृभाषा को समान मानने वाले देश या अंग्रेजी भाषा से दूरी बनाने वाले देश। तो सही क्या है ये आपका, मातृभाषा में जो देश शिक्षा दे रहे हैं चिकित्सीय शिक्षा वो आगे है। भारत में क्षेत्रीय भाषाओं के अपेक्षाकृत कम विकसित होने के क्या कारण हैं? भारत में, अब समझिएगा, भारत में क्षेत्रीय भाषाओं के अपेक्षाकृत कम विकसित होने की क्या कारण है? जो क्षेत्रीय भाषाएं ज्यादा विकसित नहीं हो पाई, इसका कारण क्या है? हिंदी भाषा का वर्चस्व, अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व, उपयुक्त प्रयासों का अभाव या स्थानीय इच्छा शक्ति का अभाव। तो सही क्या है, वो है आपका उपयुक्त प्रयासों का अभाव, यानी कि और प्रयास करने चाहिए थे, जितने प्रयास नहीं हुए। हमको एक पल को हमें ये भी लगता है कि अंग्रेजी भाषा का भी वर्चस्व है, लेकिन ये बात आपके गद्यांश में नहीं दी गई है। नेक्स्ट आते हैं, मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करना आसान होता है। ठीक है, इस कथन के पक्ष में निम्नलिखित में कौन सा या कौन से तर्क सही है? अब क्वेश्चन क्या है, मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करना आसान होता है। अब इसमें कथन देख लेते हैं। मातृभाषा में प्राप्त ज्ञान को समझना सरल है, हाँ ये तो ठीक है। मातृभाषा में प्राप्त ज्ञान को समझना जटिल है, नहीं ऐसा तो नहीं है। मातृभाषा में अगर हमें कोई ज्ञान प्राप्त होता है तो आसानी से समझते हैं। मातृभाषा अन्य भाषाओं से सरल स्वरूप में होती है। मातृभाषा और दूसरी भाषाओं में कोई अंतर नहीं। तो मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करना इसलिए आसान है क्योंकि मातृभाषा में ज्ञान को समझना सरल है। तो यहाँ पर सिर्फ पहला वक्तव्य सही है। तो जो नीचे ऑप्शन में आएंगे, यहाँ पर ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जाएगा। कौन सा सही है? ए। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, कथन और कारण को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। अब हमारे पास कथन है और कारण है। कथन क्या है यहाँ पर, भारत में शिक्षा के माध्यम में बदलाव वर्तमान की आवश्यकता है। बिल्कुल, ये बात तो कही गई है गद्यांश में। अब इसका कारण देख लेते हैं। शिक्षा के माध्यम के प्रति दृष्टिकोण समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम शिक्षा के माध्यम में कोई भी बदलाव करते हैं तो वो क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा हर क्षेत्र में। तो यहाँ पर कथन सही है, कारण आर कथन की सही व्याख्या करता है। तो सी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। अब हमारे पास एक अपठित काव्यांश है। ठीक है, तो हमने एक अपठित गद्यांश किया जिसमें 5 बहुविकल्पीय प्रश्न थे। अब आ जाते हैं हम अपठित काव्यांश में, और इस काव्यांश को हम पढ़ेंगे और इस पर भी हमारे पास 5 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और सारे करने हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए देखिए क्या है। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। क्या दिया गया है, सच से हटकर जिए तो क्या जिए हम या कि तुम, जो नत हुआ वह मृत्यु हुआ, जो व्रंत से झड़कर कुसुम, जो लक्ष्य भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं, जिसने प्रणय पाथे माना जीत उसकी ही रही, सच हम नहीं सच तुम नहीं सच है महज संघर्ष ही, ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे। तो होता है ना, हालातों के सामने हम लोग झुक जाते हैं, हार मान लेते हैं। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जो झुका वो उसी तरह से होता है। नत मतलब झुकना होता है, हार मान लेना होता है, कि उसी तरीके से जिस तरीके से एक फूल या पत्ता पेड़ से गिरकर मुरझा कर गिर जाता है तो वो मृत हो जाता है, उसी तरीके से वो झुका हुआ व्यक्ति भी होता है। तो जो तुमने अपना जीवन चुना है उसमें अपनी जीत खुद निर्धारित करो। क्या है, सच हम नहीं सच तुम नहीं सच है महज संघर्षी, यानी कि हम लोग कुछ नहीं, हमारे हर लोगों सभी के जीवन में जो संघर्ष है वही सच है, क्योंकि वही हमें लड़कर आगे बढ़ने निकलना सिखाता है। जो है जहां चुपचाप अपने आंब से लड़ता रहे, जो भी परिस्थितियां मिली काटे चुभे कलियां खिली, हारे नहीं इंसान संदेश जीवन का यही, सच हम नहीं सच तुम नहीं सच है महज संघर्ष ही, हमने रचा आओ हमी अब तोड़ दे इस प्यार को, वह क्या मिलन मिलना वही जो मोड़ दे मझदार को। तो यहाँ पर क्या दिया जा रहा है कि आपके जीवन में संघर्ष है, उससे आपको हारना नहीं है, उससे आपको घबराना नहीं है। संघर्ष हमारे जीवन में, सभी के जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती हैं, उन विपरीत परिस्थितियों से लड़ते हुए संघर्ष करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना है।
चलिए अब है इस पर 5 प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है, अपने आप से लड़ने का क्या अभिप्राय। हम कह रहे हैं ना हम अपने आप से लड़ें, तो इस अपने आप से लड़ने का अभिप्राय क्या है। अपने भीतर उठे अंतर्द्वंद से लड़ना, अपने भीतर की कमजोरियों से लड़ना, अपनी शारीरिक कमजोरियों से लड़ना, अपनी मानसिक व्याधियों से लड़ना। तो यहाँ पर अपने आप से लड़ने का तात्पर्य है अपने भीतर उठे अंतर्द्वंद से लड़ना, यानी कि हमारे यहाँ हमारे अपने अंदर ही बहुत सारी चीज़ों को लेकर दुविधाएं होती हैं, हम उनसे संघर्ष करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं कि नहीं हमें ये करना है कि वो करना है। तो यहाँ पर अपने आप से लड़ना अपने अंदर उठने वाले तमाम तरह के सवालों से लड़ने से होता है। सेकंड क्वेश्चन है, जो नत हुआ वह मृत हुआ क्यों कहा गया है। कहा है जो नत हुआ वह मृत हुआ, यानी कि जो झुका वो मरे के समान है, ऐसा क्यों कहा गया है। देखिए, झुकना घमंड का परिचायक है, झुकना विनम्रता का परिचायक है, झुकने वाला मृतक के समान है, स्वाभिमान रहित जीवन मृतक के समान है। तो क्या हुआ, जो नत हुआ वह मृत हुआ। तो यहाँ पर झुकना जो है क्या वो बताया गया है, स्वाभिमान रहित जीवन मृतक के समान है, यानी कि जब आप झुक रहे हैं किसी के सामने तो आपके अंदर स्वाभिमान नहीं है। तो ऐसा जिस व्यक्ति के अंदर स्वाभिमान नहीं है, अपने आप को लेकर सम्मान नहीं है, वो व्यक्ति एक मरे व्यक्ति के समान होता है, यानी कि आप हार मान रहे हो परिस्थितियों से, आपका स्वाभिमान कहीं नहीं है। अब है काव्यांश का संदेश क्या है। अब ये पूरा काव्यांश हमने पढ़ा, इस काव्यांश का संदेश क्या है। देखिए, हर प्रकार की परिस्थितियों से समझौता कर स्वयं को ढालने का है नहीं, जीवन की संभावना वाले मार्ग पर ही आगे बढ़ने का है, कैसी भी कठिन परिस्थितियां हो उससे हार ना मानने का है, हार की संभावना होने पर नवीन लक्ष्य के निर्माण का है। तो ये पूरा काव्यांश हमें संदेश दे रहा है, कैसी भी कठिन परिस्थिति हो उससे हार नहीं मानना है। हमारा जीवन संघर्ष है, हमें उससे लड़ना है, परिस्थितियों से हार कर थक कर बैठना नहीं है, झुकना नहीं है, निराश नहीं होना है। नेक्स्ट है, कांटे और कलियां किसका प्रतीक है। सुख और दुख का, दुख और सुख का, समृद्धि और उत्कर्ष का, निर्माण और पतन का। तो देखिए क्या है, कांटे हैं दुख और कलियां हैं सुख। तो यहाँ पर क्या होगा आपका सेकंड ऑप्शन, कांटे दुख और कलियां। वैसे तो सुख दुख ये भी था, लेकिन यहाँ पर कांटे का मतलब सुख तो होगा नहीं, कांटे का मतलब क्या होगा दुख, और कलियां का मतलब होगा सुख। तो जिस ऑर्डर में क्वेश्चन है उसी ऑर्डर में आंसर भी होना चाहिए। पांचवा प्रश्न यहाँ पर कथन और कारण आधारित है। चलिए देख लेते हैं क्या दिया गया है। कथन और कारण पर विचार करते हुए सही विकल्प चुनकर लिखिए। मानव मात्र का जीवन संघर्षपूर्ण है। ठीक है, ये जो मानव मात्र का जीवन है वो क्या होता है, वो संघर्षपूर्ण होता है। ठीक है, मानव मात्र को अपने जीवन की सम विषम हर तरह की परिस्थितियों का डट कर सामना करना चाहिए। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि कथन तो सही है, लेकिन कारण जो है उसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा। कारण अपने आप में सही है, मानव मात्र का जीवन संघर्षपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन परिस्थितियों का डटकर सामना करना चाहिए, ये बात यहाँ पर इसका जो है सही व्याख्या नहीं देती है। चलिए अब हम आ गए प्रश्न संख्या 3। तो ध्यान दीजिए, प्रश्न संख्या 3, 4, 5 और 6, ये 4 प्रश्न आपके व्याकरण के 4 टॉपिक पर आधारित है। कौन से टॉपिक थे हमारे, रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य, पद परिचय और अलंकार। तो इन 4 भागों पर हमारे पास आधारित है ये आपका 4 क्वेश्चन। ठीक है, अब हर क्वेश्चन में, जैसे प्रश्न संख्या 3 है तो इसके सामने, इसमें हमारे सामने रखे जाएंगे 5 प्रश्न और इस पर करने होंगे हमें सिर्फ 4 प्रश्न। ठीक है ना, ऑप्शन अब यहाँ पर है सिर्फ आपके पास। देखिए क्या है, निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। तो रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद दिए गए हैं, इनमें 5 प्रश्न दिए गए हैं, हमें 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, देखिए क्या है, अब प्रश्न देखते हैं। हम तो 5 करेंगे, आपको ये जब क्वेश्चन पेपर आया था तो आपको सिर्फ 4 करने थे। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे रहते, इस वाक्य का संयुक्त वाक्य होगा। बदलने से पहले आप देख लो कि ये वाक्य जो है एक मिश्र वाक्य है। ठीक है, अब इसको हम बदलते हैं। देखिए क्या है, बाबूजी रामायण का पाठ करते और हम उनकी बगल में बैठे रहते।
बिल्कुल सही है, ये संयुक्त वाक्य में आ रहा है। लेकिन आगे पढ़ते हैं, जिस समय बाबूजी रामायण का पाठ करते उस समय हम उनकी बगल में बैठे रहते। ये तो मिश्र वाक्य में आ गया क्योंकि पहले ही जिस लग गया है यहाँ पर। बाबूजी के रामायण पाठ करते समय हम उनकी बगल में बैठे रहते, तो ये तो एक सरल वाक्य हो गया, सिंपल एक स्टेटमेंट में आया। फिर आते हैं, जब बाबूजी द्वारा रामायण का पाठ किया जाता तब हम भी साथ ही बैठते, तो ये भी हमारा क्या है, मिश्र वाक्य, क्योंकि देखिए यहाँ पर जब और फिर तब जैसे अवयवों का प्रयोग किया गया। तो सही क्या है आपका नंबर 1, बाबूजी रामायण का पाठ करते और हम उनकी बगल में बैठे रहते। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 2। क्या दिया है, माँ थाली में दही भात सानती और बनावटी नाम से कौर बनाकर खिलाती जाती। ठीक है, इसे सरल वाक्य में बदला जाए तो वाक्य होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, माँ थाली में दही भात सानती और बनावटी नाम से कौर बनाकर खिलाती, तो ये एक संयुक्त वाक्य है, इसे हमें बनाना है सरल वाक्य में। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, चलिए देखिए क्या है। माँ जब भी थाली में दही भात सानती तब बनावटी नाम से कौर बनाकर खिलाती, ये तो मिश्र वाक्य हो गया क्योंकि यहाँ पर पहले सेंटेंस में आपको जब दे दिया है यहाँ पर। ठीक है, माँ थाली में दाल भात सानती और छोटे छोटे कौर बनाकर मुझे खिलाती, ये एक संयुक्त वाक्य है। माँ थाली में दही भात सानकर बनावटी नाम से कौर बनाकर खिलाती, ये हमारा जो थर्ड वाला यानी कि सी ऑप्शन है, ये सरल वाक्य है। आगे आते हैं, माँ थाली में अपने लिए दही भात सानती पर कौर बनाकर मुझे खिलाती, ये वाक्य भी सरल है, लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट में बदलाव आ गया, जो दिया गया है उससे बदलाव है। तो सही क्या है आपका, सी ऑप्शन यहाँ होगा, माँ थाली में दही भात सानकर बनावटी नाम से कौर बनाकर खिलाती जाती। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। अब इन 4 में से हमें मिश्र वाक्य छांटने हैं। अब ये मिश्र वाक्य क्या है, चलिए देखते हैं। पहला है, जब दुलारी ने केश बांध लिए तब उसने खिड़की खोल दी, तो ये तो मिश्र वाक्य है क्योंकि यहाँ पर जब और तब जैसा अव्यय लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, उसने सिर का पसीना सुखाया और वहीं खड़ी हो गई, ये तो एक संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक है, फिर आते हैं, टुन्नू जब दरवाजे पर खड़ा था तब उसके पास एक पोटली थी, बिल्कुल सही, ये भी एक मिश्र वाक्य है क्योंकि यहाँ पर टुन्नू जब दरवाजे पर खड़ा था, तो जब और तब जैसा अव्यय यहाँ लगा हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, उसकी गृहस्थी बड़ी कठिनाई से चल रही थी फिर भी उसे चिंता नहीं थी। ठीक है, ये नहीं है, तो यहाँ पर पहला और तीसरा जो हमारे पास ऑप्शन है ये एक मिश्र वाक्य है। तो नीचे आइए, पहला और तीसरा, तो ये डी वाला ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए, फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, चलिए नंबर 4 आ जाते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य का उदाहरण है। अब हमारे पास यहाँ पर 4 वाक्य दिए गए हैं, हमें सरल वाक्य खोजना है। चलिए देखते हैं, उसने बंडल निकाला और उसे पकड़ा दिया। अब यहाँ पर क्या है, ये तो सीधे सीधे संयुक्त वाक्य है। चलिए आते हैं, वहां जल संचय का उचित प्रबंध है, बिल्कुल सही, ये एक सरल वाक्य है। तुम जाओ मैं कल ही लौट जाऊंगा, ये एक क्या है, संयुक्त वाक्य में आ रहा है। जब बर्फ गिरती है तब मुश्किल होती है, ये एक मिश्र वाक्य है। तो यहाँ पर सरल वाक्य है आपका बी, वहां जल संचय का उचित प्रबंध है। चलिए अब आते हैं 5th क्वेश्चन। यहाँ पर हमारे सामने दिया गया है एक स्तंभ, अब स्तंभ को मेल करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, चलिए क्या दिया गया है, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अब इसको करने का एक ट्रिक बता देती हूँ कि जो तुम्हें सही आ रहा है पहले उसे मार्क करो। ठीक है, जैसे यहाँ है, मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, तो ये हमें क्या लग रहा है, एक सरल वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, उसकी रबाब निकाली गई और ताजा पानी डाला गया, ये हमारा क्या है, एक संयुक्त वाक्य ही है। जब बात हुकामों तक पहुंची तब बड़ी खलबली मची, ये फर्स्ट है। तो पहले का है हमारा तीसरा। अब यहाँ पर अगर हम ऑप्शन में चलते हैं तो यहाँ पर पहले का पहला है, इसे कट करिए, और ये पहले का ये भी कट करिए। तो यहाँ पर पहले का तीसरा, पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा ही है, तो यहाँ पर दूसरे का दूसरा है लेकिन दूसरे का पहला है, इसे कट कर दीजिए। ऑप्शन हमें मिल गया तीसरे का फर्स्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जाता है। चलिए देख लेते हैं, बिल्कुल सही, तो बी हमारा
सही है। हमेशा अगर मान लीजिए आपको 3 ऑप्शन इसमें दिए गए नहीं समझ में आ रहा, तो जो समझ में आ रहा है उसे मार्क कर लो और फिर उसी के अकॉर्डिंग नीचे आंसर निकाल लेना। ठीक है, इस तरह किया जा सकता है। चलिए अब हम आ गए 4th क्वेश्चन। यहाँ पर हमारे सामने वाच्य आधारित 5 प्रश्न रखे गए हैं, 5 में से हमें 4 प्रश्न करने हैं। ठीक है, देखिए क्या है, निर्देशानुसार वाच्य पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, तो 4 ही करने हैं। लेखक ने अपने तर्कों से उनकी दलीलों का खंडन किया, वाक्य में वाच्य है। अब यहाँ पर क्या देखिए, लेखक हमारे कर्ता हैं और उनके साथ ने लगा हुआ है, क्रिया कर्ता से कनेक्टेड है, तो सीधे सीधे हमें ये क्या समझ में आ रहा है कि ये एक कर्तवाच्य है। कौन सा वाच्य है? कर्तवाच्य। चलिए नेक्स्ट आते हैं, संगतकार द्वारा मुख्य गायक का उत्साह बढ़ाया गया। क्या है? संगतकार द्वारा मुख्य गायक का उत्साह, प्रस्तुत वाक्य का वाच्य है। अब संगतकार यहाँ पर क्या है? कर्ता है। अब उसके साथ हमारे पास जो कारक लगा है वो क्या है? द्वारा। ठीक है, तो पहला तो हमें ये कर्मवाच्य का लग रहा है, लेकिन क्रिया भी हमें देखनी पड़ेगी, क्रिया अकर्मक है कि सकर्मक है। अगर सकर्मक हुई तो वो कर्मवाच्य है, अकर्मक हुई तो वो भाववाच्य में चला जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है, संगतकार द्वारा मुख्य गायक का उत्साह बढ़ाया गया। बढ़ाया गया, क्या बढ़ाया गया? उत्साह बढ़ाया गया, तो क्रिया सकर्मक है, इसलिए ये क्या होगा? कर्मवाच्य। ठीक है, द्वारा लगे होने से तुरंत ये मत समझ लेना कि ये कर्मवाच्य ही होगा, पहले आप क्रिया को चेक करो, क्रिया क्या है, सकर्मक है या अकर्मक है। नेक्स्ट आते हैं, कवि ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया, इसका कर्मवाच्य होगा। तो अब आपको जो ये सेंटेंस दिया गया है ये एक कर्तवाच्य में है, क्योंकि जो कर्ता है वो कौन है? कवि, उसके साथ ने कारक लगा है। यहां पर किया है किससे कनेक्टेड है? कवि से कनेक्टेड है। ठीक है, क्रिया किससे? कर्ता से कनेक्टेड है। अब इसे बदलना है हमें किसमें? आपके कर्मवाच्य में। चलिए देख लेते हैं, ऑप्शन दिया गया है, कवि श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, कवि द्वारा श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया। क्या किया गया? वर्णन किया गया, तो ये हमें सही लग रहा है। तब भी आगे बढ़ते हैं, कवि श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कर पाते हैं। कवि ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया, तो सही यहां पर है, कवि द्वारा श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया, ये कर्मवाच्य एकदम होगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में भाववाच्य का उदाहरण है। अब हमें जो है ये 3 दिए गए हैं, इसमें भाववाच्य हमें ढूंढना है। चलिए देखिए क्या है, प्रधानाचार्य द्वारा निर्देश जारी किया गया। द्वारा लगा हुआ है, लेकिन तब भी हम क्या करेंगे? जारी किया गया। क्या जारी किया गया? निर्देश, तो ये एक सकर्मक क्रिया है। कट, ये हमारा भाववाच्य नहीं। आते हैं, उसकी दादी से खड़ा नहीं रहा जाता। खड़ा नहीं रहा जाता, क्या नहीं रहा जाता? क्रिया अकर्मक है। ठीक है, उसकी दादी से यहां पर लगा है, तो ये भाववाच्य है पूरी तरीके से। नेक्स्ट आते हैं, सज्जन अपने से बड़ों की सेवा करते हैं, तो यहां पर क्या है? सज्जन, और के साथ कारक तो नहीं है, लेकिन करते हैं वो सज्जन के साथ लगा हुआ है, तो ये भी आपका भाववाच्य नहीं है। खिलाड़ी से अब दौड़ा नहीं जाता, अब यहां पर से लगा हुआ है, दौड़ा नहीं जाता, क्या नहीं? उत्तर नहीं, तो यहां पर दूसरा और चौथा ये भाववाच्य है। ठीक है, तो नीचे ऑप्शन आएंगे, बी वाला ऑप्शन हमारा एकदम सही जाएगा। ठीक, चलिए अब हमारे पास आ गया फिर से स्तंभ सुमेलित करना है, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। चलिए, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कर लिखिए। ठीक है, अब इसमें हम कह रहे तीनों नहीं है, आपको जो भी आ रहा है उसे मार्क करते हैं। चलिए देख लेते हैं हम क्या, घायल पक्षी से उड़ा नहीं जाता। ठीक है, अब अगर हम देखें घायल पक्षी से, तो पक्षी करता है, इसके साथ से लगा हुआ है ऑलरेडी, तो हम ये कह रहे हैं कि ये कर्मवाच्य हो सकता है या भाववाच्य हो सकता है। ठीक है, क्योंकि से लगा हुआ है। अब आते हैं, कर्मवाच्य या भाववाच्य में हमें क्या देखना होता है कि क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। उड़ा नहीं जाता, क्या नहीं जाता? आंसर नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? भाववाच्य। ठीक है, कौन सा हो गया? भाववाच्य। अब आ जाते हैं हम, कवि बादल में क्रांति का स्वर सुनता है। अब कवि करता है और क्रिया सुनता है से कनेक्टेड है, तो ये हमारा क्या है? कर्तवाच्य आ रहा है। चलिए देख लेते हैं, कर्तवाच्य बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट हमारा सिर्फ कर्मवाच्य बता, उससे वह गीत नहीं गाया गया। अब उससे वह गीत, उससे के साथ से लगा हुआ है, नहीं गाया गया, क्या नहीं गाया गया, गीत नहीं गाया, क्रिया सकर्मक है, तो ये हो जाएगा हमारा कर्मवाच्य। ठीक है, कहीं पर भी हो बेटा हमेशा सकर्मक और अकर्मक क्रिया देखना, आप फटाक से आंसर निकाल लोगे। तो इस तरीके से हो जाएगा ये कर्मवाच्य। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, पहले वाले का तीसरा है, तो यहाँ पर पहले का दूसरा कट करो, पहला तीसरा, पहला तीसरा, इसको कट करो, तो पहले का तीसरा, पहले का तीसरा, पहले का तीसरा दोनों जगह है, दूसरे का पहला है। अब यहाँ पर देखो दूसरे का पहला और तीसरे का दूसरा, तो बी ऑप्शन कट हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, सी। सी आपका सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम आ गए प्रश्न संख्या 5 में, जहां पर हमारे पास पद परिचय आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न रखे गए हैं। इन 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में हमें सिर्फ 4 प्रश्न करने। चलिए देख लेते हैं क्या दिया गया है। निर्देशानुसार पद परिचय पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। देखिए क्या है, शीला जी ने साहित्य का दायरा ही बढ़ा दिया। वाक्य में रेखांकित पद का परिचय है। अब इन्होंने क्या बोला, शीला जी ने साहित्य का दायरा बढ़ा दिया। अब यहाँ अंडरलाइन वर्ड क्या है, शीला जी। शीला जी हमारी क्या है, नाम दिया गया है, संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्तवाच्य है। हम नीचे ऑप्शन में जा ही नहीं रहे क्योंकि हमें खुद को पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो सबसे पहले चलो आपको नहीं पता है तो आप क्या निकालोगे, संज्ञा है और व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो अब इसमें आप देख रहे हो 3 व्यक्तिवाचक संज्ञा है, 1 जातिवाचक है, तो इसे कट कर दो, ये हमारे ऑप्शन में नहीं रहेगा। ठीक है, निकालते समय देखो इसको ऐसे, पद परिचय में हमेशा एलिमिनेशन के साथ काम करोगे तो इजी रहेगा आपके साथ। जैसे यहाँ दिया शीला जी, तो शीला जी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो इसको कट कर दो, ये हमारे ऑप्शन में से चला गया। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं एक वचन है। ठीक है, ये एक वचन है, एक वचन है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है, तो अभी तक सब सही है। शीला जी ने, यहाँ पर ने लगा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर्ता कारक, तो हमारा पहला वाला ऑप्शन कर्म कारक गलत, करण करण गलत, तो यहाँ पर हमारा पहला कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। यहाँ पर क्या दिया, सेम उसी तरीके से एलिमिनेशन के बेसिस पे काम करेंगे तो आपके लिए पद परिचय करना बहुत आसान होगा। अब आ जाते हैं, लेखक ने उस घटना को पूरी ईमानदारी से लिखा, रेखांकित पद का परिचय होगा। अब घटना, घटना संज्ञा है, ठीक है, उसके साथ लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है उस जो है वो सर्वनाम है, ये हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण 2 दिए गए हैं। ठीक है, घटना क्या है, एक ही है तो एक वचन ही रहेगा, तो एक वचन रहा। घटना घटती है या घटता है, घटना घटती है तो स्त्रीलिंग है, तो यहाँ ये स्त्रीलिंग हुआ, ये गलत हो गया, तो इस तरीके से बी ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए। ठीक है, चलिए नंबर 3 आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, क्या देना है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो मैंने स्थानवाचक क्रिया विशेषण के लिए आपको पहले भी बताया है क्या करना है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के लिए हमें क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न करना होता है, और अगर जहां उत्तर मिला वहां स्थानवाचक क्रिया है, जहां नहीं मिलेगा वो नहीं रहेगा। तो चलो देख लेते हैं कैसे है। जैसे दिया, एक चिड़िया हमारी खिड़की पर डरी डरी बैठी थी। ठीक है, बैठी थी, कहाँ बैठी थी, खिड़की पर बैठी थी, आंसर मिल गया। तो यहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, उन्होंने बोला किस वाक्य में नहीं हुआ है, तो खिड़की पर देखो, यहाँ पर आपके 2 क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक भी है, रीतिवाचक भी है, दोनों है। नेक्स्ट आते हैं, पापा की आवाज सुनकर मैं बाहर निकल आया। निकल आया, कहाँ निकल आया, बाहर निकल आया, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है यहाँ पर। यह खेल तो खुले में खेला जा सकता है, खेला जा सकता है, कहाँ खेला जा सकता है, खुले में, तो यहाँ पे भी स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। उस ड्राइवर ने अचानक जोर से ब्रेक लगाई। ब्रेक लगाई, कहाँ लगाई, उत्तर मिल रहा है नहीं, कैसे लगाई का उत्तर मिल रहा है, कहाँ लगाई का नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से डी वाले में रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण नहीं है।
ठीक है, तो हमेशा आपको मैंने बताया क्रिया विशेषण के साथ आपको इस तरीके से प्रश्न करोगे तो आपको आसानी से सब मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं फोर्थ में, क्या दिया गया है, कस्बे की नगर पालिका प्रतिवर्ष कुछ नया करती थी, रेखांकित पद का परिचय होगा। प्रति वर्ष, ठीक है, अब प्रति वर्ष एक अव्यय है, हमको पता है, ठीक है। अब हम यहां देख रहे हैं कि ये दो आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो इनको हटा दो क्योंकि हमें पता है प्रतिवर्ष एक अव्यय शब्द है, तो हम ये दोनों रखेंगे। अब यहां पर देख रहे हैं अगर अव्यय है तो क्या अव्यय है, ये प्रतिवर्ष किसके साथ जुड़ा हुआ है, क्रिया के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया क्रिया विशेषण। तो अरे तो ये दोनों ही क्रिया विशेषण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम पता करेंगे क्या है। अब कुछ नया करती थी, क्या है ना, कब नया करती थी, प्रतिवर्ष, तो कब का उत्तर हमें क्या मिलता है, ये समय को बता रहा है, कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। कब, सीधे सीधे समय बता रहा है, नया करती थी, कब करती थी, हर प्रतिवर्ष करती थी, तो ये समय को बता रहा है, तो ये हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण, करना क्रिया की विशेषता है। नंबर 5 आते हैं, बचपन में मैं दुबली पतली और सांवली थी। मैं कौन हुई, सर्वनाम हुई। कौन सा भेद है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब पुरुषवाचक में भी आपके 3 भेद हैं, तो उसमें क्या है, हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, मैंने निकाल लिया। चलिए देखते हैं, अभी हम यहाँ पर आते हैं, मध्यम पुरुष नहीं, अन्य पुरुष नहीं, सार्वनामिक नहीं, उत्तम पुरुष सर्वनाम है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है। डी हमने निकाल लिया, डी ऑप्शन एकदम सही है, ठीक। चलिए, तो इस तरीके से हमारा खत्म हुआ क्या, पद परिचय। अब हमारे पास हमारे व्याकरण का जो आखिरी टॉपिक है वो कौन सा है, अलंकार। उस पर आधारित 5 प्रश्न रखे गए और हमें 4 प्रश्न यहाँ पर करने हैं। चलिए देखिए क्या है, निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। तो हम 5 प्रश्न कर रहे हैं, 5 प्रश्न दिए गए हैं, हम 4 करेंगे, हर प्रश्न के लिए 1 नंबर है यहाँ पर। पानी परात को हाथ छुओ नाही, नैनन के जल सो पग धोए, इस काव्य पंक्ति में अलंकार है। अब इसमें देखिए उन्होंने कहा परात के पानी को हाथ भी नहीं लगाया और नैनन के जल यानी कि आंसुओं से पैरों को धो दिया। अब बताइए कोई व्यक्ति चाहे जितना रो ले कि किसी के पैरों को अपने आंसुओं से धो सकता है, नहीं। यहाँ तो सुदामा और श्री कृष्ण की बात हो रही है, सुदामा और श्री कृष्ण जी की, तो यहाँ पर जो है श्री कृष्ण जी की वेदना को कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, ठीक है। अपने मित्र के प्रति प्रेम और उनकी हालत को देखकर श्री कृष्ण को जो वेदना हो रही है उससे वो इतना ज्यादा रोए कि उन्होंने अपने आंसुओं से सुदामा के पैरों को धो दिया। अब ये पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर उनके दुख को ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है, इसलिए यहाँ पर होगा अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट आ जाते हैं, धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ रही वासंती रजनी, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार होगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उन्होंने बोला वसंत की जो रजनी अर्थात वसंत की जो रात है वो क्षितिज से धीरे धीरे, क्षितिज यानी कि होराइजन से धीरे धीरे उतर कर आ रही है। अब रजनी क्या है, वो तो प्राकृतिक है, उतरने की क्रिया मानवों द्वारा होती है, तो इस तरीके से यहाँ पर रजनी को एक स्त्री के रूप में परिलक्षित कर दिया गया है। यहाँ पर मानवीयकरण अलंकार होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ मानवों के लक्षण से कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, विद्या धन उद्यम बिना कहे जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पौन, ठीक है। तो यहाँ तो सीधे हम देख सकते हैं क्या दिया गया है, विद्या धन उद्यम बिना कहे जो पावे कौन। यहाँ कह रहे हैं विद्या रूपी धन को कोई भी जो है उद्यम यानी कि परिश्रम किए बगैर नहीं पा सकता है। बिना डुलावे ना मिले जो पंखा की पौन, जिस प्रकार जिस प्रकार बिना डुलावे बिना हिलाए जो है पंखे से हवा हमें प्राप्त नहीं हो सकती, उसी तरीके से विद्या धन भी बगैर जो है मेहनत किए प्राप्त नहीं हो सकता। यहाँ पर विद्या धन को प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया और जिसके साथ सपोज करने वाली बात ज्यों कही, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, उत्प्रेक्ष अलंकार है और यहाँ आप देख रहे हैं ज्यों जैसा शब्द यहाँ पर लगा हुआ है, तो सीधे सीधे क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मृदु घट फूटा ही करते हैं।
तो यहाँ पर क्या दिया, इन काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, मृदु मिट्टी के हैं बने मधुघट फूटा ही करते। तो यहाँ पर सीधे सीधे हमें पता चल रहा है ये है यमक अलंकार। क्यों, यहाँ पर मृदु शब्द दो बार यहाँ पर दिया गया है, मधु और मृदु, ठीक है। तो मृदु मिट्टी के बने जो यहाँ पर दिया गया है वो सच्ची में जो मिट्टी होती है उसकी बात करी जा रही है, और साथ ही साथ इंसान के शरीर की भी बात करी जा रही है कि इंसान का शरीर भी इन्हीं मिट्टी से बना हुआ है। जिस तरीके से मिट्टी का बना हुआ घड़ा जो है वो फूट जाता है, ठीक है, उसी प्रकार से इंसान का ये शरीर भी एक दिन नष्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में से कौन सी पंक्ति अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर विश्व शलभ सिर धुन कहता मैं, हाय ना जल पाया तुझमें मिल। दूसरा है, अंबर के आंगन में देखो कितने इसके तारे टूटे। नेक्स्ट है, वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर वह आसमान का घोड़ा, ठीक है। ज्यो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजले होई। तो यहाँ पर जो अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है, यहाँ पर देखिए, वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर, वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर वह आसमान का घोड़ा। तो यहाँ पर घोड़े को क्या बताया गया है कि वो जो है आसमान के ऊपर इतनी रफ्तार से दौड़ रहा है, जैसे लग रहा है आसमान के भी मस्तिष्क पर दौड़ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। चलिए अब हम आगे प्रश्न संख्या 7 में। यहां से अब हमारे पास प्रश्न संख्या 7, 8 और 9, ये 4 प्रश्न जो हैं, क्या नाम, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। 7, 8, 9, 10 ये 4 प्रश्न हमारे पास रहेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से, ठीक है, जहां पर बहुविकल्पीय प्रश्न रहने वाले। चलिए देख लें कैसे आएंगे। चलिए पहला है, निम्नलिखित पठित पाद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। अब हमारे पास जो हमारी क्षितिज बुक के जो 6 अध्याय हैं, उन 6 अध्यायों में से किसी भी अध्याय, जो काव्य खंड के 6 अध्याय हैं, उनमें से एक काव्यांश यहाँ रखा जाएगा, उसे हमें पढ़ना है और उस पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न है वो हमें करने हैं, ठीक। तो देखिए क्या है, नात शंभु धनु भंज निहारा होई केयु एक दास तुम्हारा, आयेसु कहा कहे किन मोही सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, सेवकू सोजो करे सेवकाई अरिकानी करी कराए लड़ाई, सुनो राम जे ही शिव धनुष तोड़ा सहस्त्र बाहु सम रिपु मोरा। तो ये काव्य पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं, ये हमारे काव्य खंड के 2 अध्याय राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ली गई हैं। तो इन्हें मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी मैं कई बार इन्हें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। चलिए आगे हैं, सो बिलगाऊ बिसाई समाजा नाते मारे जाहें सब राजा, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने बोले परसऊ धरे अवमाने, बहु धनु तोरे लरकाई कभऊ ना असी रिस कीन है गोसाई, ये ही धनु पे ममता के ही हुए तू, सुनी रिसाई कहे भृगुकुल केतु, रेनप बालक काल बस बोलत तो ही ना संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी और क्या कहते हैं जो है वो परशुराम जी को बता रहे हैं कि हमने तो बहुत सारे धनुष तोड़े, लेकिन हमको बचपन से किसी ने कुछ नहीं कहा, आपका इसी धनुष से इतना ज्यादा मोह क्यों है, वो भी इतना पुराना जो धनुष है उससे पहले वाले उसमें उन्होंने बताया, परशुराम जी बता रहे हैं कि भाई इस धनुष को तोड़ने वाला मेरा उसी प्रकार से जो है वो दुश्मन है जो सहस्त्रबाहु हमारा दुश्मन था, क्योंकि जैसे ही धनुष टूटता है वो वहां उपस्थित होते हैं, गुस्सा करते हैं। तो राम जी कहते हैं कि भाई इस धनुष को तोड़ने वाला आपको कोई सेवक होगा। उन्होंने कहा भाई सेवक है तो सेवकाई करे, धनुष तोड़ने वाला काम तो क्या है, वो तो लड़ाई करने वाला है। तो बताते हैं कि भाई जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो पूरे सभा को निकल कर अलग खड़ा हो जाए, नहीं तो मैं पूरी सभा को मार दूंगा। मेरा ये शत्रु उसी प्रकार से जैसे सहस्त्रबाहु था। अब ये सारी बातें सुनने के बाद लक्ष्मण जो है वो परशुराम जी से भिड़ जाते हैं, वो बोलना शुरू कर देते हैं। क्या कहते हैं लक्ष्मण जी कि भाई हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष देखे, हमने बहुत सारे ऐसे धनुष तोड़े, लेकिन कभी किसी ने हम पे इतना गुस्सा नहीं किया जितना आप हमें कर रहे हैं। ना जाने आपका ही इस धनुष से इतना ज्यादा लगाव क्यों है, ये धनुष तो पुराना है। अब इस पे परशुराम जी और भड़क जाते हैं। वो क्या कहते हैं कि भाई तुम्हें सारे धनुष के समान ये धनुष लग रहा है, पूरे संसार में विदित है कि ये मेरे गुरु शिव जी का धनुष है और तुम्हें ये सारे धनुष के समान ही धनुष लग रहा है।
तो इस तरीके से ये संवाद चल रहा है। अब इस संवाद पर हमारे पास है 5 प्रश्न। पहला प्रश्न है, नाथ शंभु धनु भंज निहारा होई केयु एक दास तुम्हारा। पंक्ति के संदर्भ में राम के चरित्र की कौन सी विशेषता प्रकट होती है? अब जब परशुराम जी गुस्सा करते हैं तो राम जी कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंज निहारा। नाथ किसके लिए बोल रहे हैं? परशुराम जी के लिए, कि प्रभु, नाथ मतलब प्रभु, प्रभु इस धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक सेवक ही होगा। अब राम जी महाप्रतापी, लेकिन उसके बावजूद उनके अंदर बहुत विनम्रता है। इतना उनके अंदर बल, शौर्य, सब कुछ होने के बाद उनके पास एक लेश मात्र का भी घमंड नहीं है। तो यही बात के लिए उन्होंने कहा, भाई इतना सब कुछ होने के बावजूद उन्होंने कहा कि मैं परशुराम जी का सेवक हूं। तो इससे क्या पता चलता है? राम जी की विनम्रता का। किसका पता चलता है? विनम्रता का। परशुराम ने शिव धनुष तोड़ने वाले को क्या चेतावनी दी? अब परशुराम जी तो गुस्सा, उन्होंने शिव जी का, भाई शिव जी उनके आराध्य हैं, उनका धनुष तोड़ दिया। अब वो क्या चीज बोलते हैं, क्या कहते हैं? सहस्त्र बाहु के समान उसे अपना शत्रु समझने की धमकी दी, चेतावनी दी। राजा जनक की सभा से बाहर निकल जाने की बात कही। फिर है, राजा जनक की सभा में उसे मार डालने की बात कही। उसके साथ आजीवन शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने की बात करी। तो ये सारी बातें की थी, मगर चेतावनी के लिए उन्होंने क्या कहा था कि शिव धनुष को तोड़ने वाला मेरा वैसे ही शत्रु है जैसे सहस्त्रबाहु मेरा शत्रु था। क्योंकि सहस्त्रबाहु की हजारें बाह थी, लेकिन परशुराम जी ने उसके एक एक बाह को काटकर उसे मृत्यु के घाट उतारा था। तो मतलब इस धनुष को तोड़ने वाला भी मेरा वैसा ही शत्रु है जैसे कि सहस्त्रबाहु था। मैंने उसका वध किया, मैं अब इसका भी वध करूंगा जिसने ये धनुष तोड़ा है। तीसरा प्रश्न है, नाते मारे जाहें सब राजा, ये कथन परशुराम के डैश का उदाहरण है। अब उन्होंने कहा था क्या भी, सब जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो पूरी सभा से निकलकर बाहर खड़ा हो जाए, नहीं तो यहाँ पर जितने उपस्थित राजा हैं वो सब मारे जाएं। यानी कि नाते मारे जाही सब राजा, नहीं तो जितने राजा यहाँ उपस्थित हैं सब मारे जाएंगे। अब इस बात से परशुराम के कैसे व्यवहार का पता चलता है? देखिए क्या है, शौर्य का, अहंकार का, क्रोध का या गौरव का? तो यहाँ पर पता चलता है ये उनके अहंकार का, क्योंकि वो पहले भी जो है राजाओं को, इस पृथ्वी के सभी राजाओं को मार चुके हैं और ब्राह्मणों को ये पृथ्वी चलाने को उन्होंने दे दी थी। तो इससे पता चलता है कि वो जो है क्षत्रिय वंश के जो है शत्रु रहे हैं, उनको क्षत्रिय वंश बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि मैं फिर से सारे राजाओं को मार सकता हूं। चौथा है, सेवक किसे कहा गया है? मधुर वचन बोलने वाले को, सेवा करने वाले को, कभी क्रोध ना करने वाले को या विनम्रता पूर्वक व्यवहार करने वाले को। तो सेवक कौन होता है? सेवा करने वाला। ठीक है। 5th क्वेश्चन है, परशुराम की धनुष पर ममता होने का कारण क्या है? परशुराम जी के लिए वो धनुष बहुत ही प्रिय था, वो बहुत उसको चाहते थे। इसका रीजन क्या है? वो उनके आराध्य शिव जी का धनुष है, इस वजह से। ठीक है, ऑप्शन में देख लेते हैं क्या है। उनके आराध्य शिव का धनुष होना, उनके गुरु विश्वामित्र का धनुष होना, अपने पिता का आशीर्वाद समझना, धनुष का अत्यंत प्राचीन होना। तो ममता का कारण क्या था? पहला वाला, उनके आराध्य शिव का धनुष होना। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे जो काव्यांश आधारित प्रश्न थे वो खत्म हो गए। अब हमारे काव्य खंड के जो 6 अध्याय हैं उन्हीं में से 2 प्रश्न रखे गए थे और दोनों के हमें उत्तर देने हैं। देखिए क्या है, पाठ्य पुस्तक में निर्धारित कविताओं के आधार पर निम्नलिखित 2 प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। क्या दिया गया है? संगतकार मुख्य गायक का साथ क्यों देता है? अब संगतकार जो है वो मुख्य गायक का साथ क्यों दे रहा है? अनुपयुक्त विकल्प छांट कर लिखना, जो विकल्प सही नहीं है आपको वो छांटना है। ठीक है, उसके समान ही अपनी पहचान बनाने के लिए, प्रदर्शन के दौरान उसका उत्साह बढ़ाने के लिए, उसके प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए, उसके स्वर को सहारा देने के लिए। जो सबसे गलत है वो है आपका ए, क्या? उसके समान ही अपनी पहचान। संगतकार कभी भी मुख्य गायक के समान अपनी पहचान को नहीं बनाना चाहता। ये बात पूरी कविता में कहीं पर भी नहीं दी गई है। तो ये गलत है। नेक्स्ट आते हैं, यह दंतुरित मुस्कान कविता में बच्चे द्वारा पिता को एकटक देखे जाने का क्या कारण था? अब बच्चा एकटक पिता को देख रहा है, इसका रीजन क्या था? इसका रीजन ये था कि भाई वो पहली बार अपने पिता से मिल रहा था और वो उनसे पूरी तरीके से अनजान था, अपरिचित था।
देखिए क्या है, ऐसे एकटक देखना उसका स्वभाव था, उसे पलके झपकाना नहीं आता था, वह उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा था, वह उनकी उपेक्षा करने का प्रयास कर रहा था। तो इसका सही क्या है, वह उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो उनसे अनजान था, उनको जानता ही नहीं था, तो सीधे सीधे क्या था, वो उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, चलिए अब हम आ गए अपने प्रश्न संख्या 9 पर, जहां पर हमारे गद्य खंड के पर जो 6 अध्याय दिए गए हैं उनमें से किसी एक चैप्टर से आपके सामने एक गद्यांश रखा जाएगा। इस गद्यांश को हमें पढ़ना है और उस पर आधारित आपको करने हैं 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों को। ठीक है, चलिए देखिए 5 बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है। निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं, पांचों करने हैं। देखिए क्या है, आजाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था, सभी कॉलेजों, स्कूलों, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। चैप्टर कौन सा है, एक कहानी यह भी, मनु भंडारी द्वारा लिखित, जो उनका संस्मरण है। जो नहीं कर रहे थे, ये छात्र का एक बहुत बड़ा समूह वहां जाकर हड़ताल करवा रहा था। यानी कि सभी जगह हड़ताल हो रही थी और जो हड़तालें नहीं कर रहा था, छात्र वहां पहुंच रहे थे और हड़ताल कर रहे थे। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़ यानी मुख्य बाजार का चौराहा पर इकट्ठा हुआ और फिर हुई भाषणबाजी। क्या हुई, फिर भाषणबाजी हुई। इस बीच पिताजी के एक निहायत ही दक्यानुसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी। क्या किया, पिताजी की लू उतारी, यानी कि उनको बहुत सारी बातें कही। क्या कहा, अरे उस मनु की तो ओ मत मारी गई है, पर भंडारी जी आपको क्या हुआ। ठीक है, आपने लड़कियों को आजादी दी, पर देखते आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती, हुड़दंग मचाती फिर रही है। मतलब पिताजी के जो दोस्त थे उन्होंने सारी बातें यहाँ आकर, जो मनु को रास्ते पे करते देखा, वो आकर यहाँ बता दिया। हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है यह सब, कोई मान मर्यादा इज्जत आबरू का ख्याल भी रह गया है आपको या नहीं। वे तो आग लगाकर चले गए और पिताजी सारे दिन भभकते रहे। बस अब यही रह गया है कि लोग घर आकर थू थू करके चले जाएं। बंद करो अब इस मनु का घर से बाहर निकलना। इस सब से बेखबर मैं रात होने पर घर लौटी तो पिताजी के एक बेहद अंतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अंबालाल जी बैठे थे। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया, क्योंकि वो पहचान गए थे कि मनु जो है वो स्वतंत्रता संग्राम में किस तरीके से बढ़ चढ़कर भाग ले रही है, और इस बात का उन्हें बहुत गर्व था कि ये लड़की उनके मित्र की बेटी थी। ठीक है, तो इसी के बाद वो उसकी तारीफ करते हैं और पिताजी जो सुबह से भभक रहे थे उनका सारा गुस्सा काफूर हो जाता है और वो प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। अब इस पर 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है, बंद करो अब इस मनु का घर से निकलना। गद्यांश में यह निर्देश किसे दिया गया है। भाई जब पिताजी ने ये बात कही तो मनु घर पर नहीं थी, उस समय कौन था, उनकी माँ थी। तो ये निर्देश किसके लिए जारी हुआ था, माँ के लिए जारी हुआ था, कि माँ को ये कहा जा रहा था। फिर है, पिताजी के भभकने का क्या कारण था। पिताजी इतना गुस्सा थे, इसका रीजन क्या था, क्योंकि उनके मित्र ने आकर मनु की बहुत सारी बात कही थी, है ना। मनु का हड़ताल आदि में भाग लेना बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं, मनु की गतिविधियों पर मां की असहमति नहीं। पिताजी के मित्र द्वारा मनु की शिकायत, ये भी सही है। पिताजी की स्वयं ही मनु से नाराजगी, तो यहाँ पर उनके भभकने का कारण था पिताजी के मित्र द्वारा मनु की शिकायत, क्योंकि उनके मित्र ने आकर पिताजी से मनु की शिकायत की थी, इसलिए वो गुस्सा हो रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश की भाषा क्या है। अब ये पूरा गद्यांश हमने, भाषा कैसी है, ओजपूर्ण, सूक्ति प्रदान, मुहावरेदार या संस्कृत निष्ठ। तो जाहिर सी बात है ये भाषा है आपकी मुहावरेदार, क्योंकि इसमें बहुत सारे मुहावरों का, लू उतारना जैसी कई सारे मुहावरे हैं ना, तो ये पूरी भाषा क्या है, मुहावरेदार है। चलिए चौथा प्रश्न है, हड़ताल का आह्वान क्यों किया जा रहा था, क्यों इतनी हड़तालें करी जा रही थी। आजाद हिंद फौज के खिलाफ मुकदमे के विरोध में, बिल्कुल सही है। भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग के लिए, छात्रों के लिए बेहतर अधिकार और सुविधाओं के लिए, कॉलेज प्रशासन द्वारा छात्रों के खिलाफ कार्यवाही के विरोध में।
तो क्यों हो रहा था ये? आजाद हिंद फौज के खिलाफ जो मुकदमा हुआ था उसके विरोध में ये जो है पूरी कार्रवाई, पूरी हड़तालें करी जा रही थी। ठीक है, 5वां प्रश्न है, पूरा छात्र वर्ग चौपड़ पर क्यों एकत्रित था? जो मुख्य चौराहा था वहां पर क्यों एकत्रित थे सब? आयोजित हड़ताल के समर्थन में, यातायात बंद कराने के लिए, समारोह के आयोजन के लिए, दुकानें पुनः बंद करवाने के लिए। तो किस लिए इकट्ठा थे? वो थे आपके आयोजित हड़ताल के संबंध समर्थन में, यानी कि जो हड़ताल की गई थी वो सब उसके पक्ष में थे और इसीलिए वहां पर एकत्र हुए थे। चलिए, तो अब यहाँ पर हमारे खत्म हो गए गद्यखंड पर आधारित जो बहुविकल्पीय प्रश्न दिए थे, जो गद्यांश आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। आप जो 6 अध्याय गद्यखंड के दिए हैं उनमें से कोई भी 2 प्रश्न रखे जाएंगे, कहीं से भी 2 प्रश्न आपके बहुविकल्पीय रखे जाएंगे और आपको सभी करने। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 2 बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। 1-1 नंबर के रहेंगे तो 2 प्रश्न 2 नंबर के हो जाएंगे। देखिए क्या है, बिस्मिल्लाह खां काशी छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, बात सही है। अनुपयुक्त विकल्प का चयन किए, जो विकल्प गलत है हमें उसे चयन करके लिखना है। क्या दिया है? उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि होने के कारण उन्हें काशी से विशेष लगाव था, सही है। अपने पुरखों के समान वे भी काशी के बालाजी से जुड़ा रहना चाहते थे, ये भी सही है। काशी से दूर जाने पर उन्हें स्वयं पर विश्वास कम प्रतीत होता था, नहीं ऐसा तो नहीं है भाई, वो बाहर जाकर भी तो परफॉर्म करते थे, ऐसा तो मुझे नहीं लगता ऐसा है। तब भी लास्ट वाला पढ़ते हैं, बाबा विश्वनाथ और गंगा मैया के कारण दोनों ही काशी में है जिससे उनका लगाव था। तो मुझे जो इस चारों में अनुपयुक्त लग रहा है वो आपका सी लग रहा है, तो सही ऑप्शन सी ही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि काशी से बाहर जाएंगे तो उन्हें अपने अंदर विश्वास नहीं था, उन्हें अपने अंदर विश्वास रहता था। दूसरा प्रश्न है, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर लिखिए कि लेखक को नवाब साहब नई कहानी के लेखक कब लगने लगे। नवाब साहब नई कहानी के लेखक कब लगने लगे? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। उन्हें पहली बार रेलगाड़ी के डिब्बे में देखा तब, उन्हें खीरा खाने की तैयारी करते हुए देखकर, उन्हें खीरा सूंघ कर उसका रसास्वादन करते देखकर, उन्हें बिना खीरा खाए ही ऊंची डकार को सुनकर। तो ये कब हुआ था? जब उन्होंने खीरा नहीं खाया था और बिना खाए ही उन्होंने भरे पेट की डकार ली थी, तो तब उन्हें अपनी नई कहानी के जो लेखक वो लगने लगे थे। ठीक है, चलिए अब हमारा खंड आ खत्म हो चुका है, अब हम बढ़ चुके हैं खंड बा में, जो कि पूरी तरीके से क्या है? वर्णनात्मक है। पूरी तरीके से क्या है? वर्णनात्मक, जहां पर हमें सभी प्रश्नों को एक्सप्लेन करना है। अब इसमें 2 चीजें आएंगी, पहली चीज हमारी पाठ्यपुस्तक और पूरक पाठ्यपुस्तक के प्रश्न आएंगे, और उसके बाद हमारे पास रहेंगे रचनात्मक लेखन, यानी कि लेखन के जितने हमारे टॉपिक है, अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, संदेश लेखन, विज्ञापन लेखन, ईमेल लेखन, ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं क्या क्या प्रश्न दिए हैं, क्योंकि भाई प्रश्न ही तो करने के लिए हम PYQ यूज करते हैं, है ना। चलिए देखिए क्या है, गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में दीजिए। तो अब यहाँ पर जो आपके पास आपकी बुक है क्षितिज, उसके गद्य खंड के जो 6 अध्याय हैं उनमें से आपके सामने रखे जाएंगे 4 प्रश्न, करने हैं 3 प्रश्न। ठीक है, 3 प्रश्न के जो उत्तर देंगे उनके वर्ड लिमिट होनी चाहिए 25 to 30 वर्ड्स, कितनी? 25 से 30 शब्दों के अंदर वो होनी चाहिए, 30 शब्दों से ज्यादा नहीं जानी चाहिए। और एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे, आंसर के लिए मिलेंगे 2 नंबर, तो जब आप 3 करोगे तो आपको मिलेंगे 6 नंबर। ठीक है, समझ में आ गया? तो कुछ इसी पैटर्न से आपके इस साल भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जो ये वर्णनात्मक प्रश्नों का पैटर्न जो मैं बता रही हूँ। ठीक है, चलिए देखिए क्या है, नेताजी का चश्मा पाठ के संदर्भ में लिखिए कि पान वाले ने कैप्टन को पागल क्यों कहा। देखिए, कैप्टन को वो पागल क्यों कहता था, इसका रीजन क्या था? देखिए, वो एक लंगड़ा व्यक्ति था, दुबला पतला सा व्यापारी था, चश्मे बेच रहा था, सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद जो है वो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा दिया करता था। उसके ये भाव कहीं ना कहीं जो पान वाले हैं उसको समझ में नहीं आते थे और वो उसका मजाक उड़ाता था और उसे पागल कहता था। तो बात यह है कि उसकी जो कैप्टन की जो देशभक्ति की भावना है वो कहीं ना कहीं पान वाले की समझ में ना आना और उस पान वाले द्वारा कैप्टन का मजाक उड़ाया जाना, पागल कहना, ये पान वाले की सोच पर कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। ठीक है,
पान वाले ने कैप्टन को पागल इसलिए कहा क्योंकि कैप्टन के मन में देश प्रेम की भावना थी कि भाई ऐसा कमजोर लद्दड़ आदमी देश के लिए क्या करेगा, एक ये भावना थी। कैप्टन शारीरिक रूप से अपंग था लेकिन वह किसी फौजी से कम नहीं था। कैप्टन की इसी देश प्रेम की भावना को देखकर पान वाले ने उसे पागल कहा था कि भाई तुम लंगड़े से मरियल से आदमी हो, क्या देश प्रेम निभाओगे। तो वो भावना के लिए ही उसे पागल कहता था। अगला प्रश्न है संस्कृति से। संस्कृति पाठ में ली गई पंक्ति संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है में कूड़े करकट से क्या अभिप्राय है। हमारी संस्कृति में पहले से बहुत सारी परंपराएं रूढ़ियां चलती, हम सभी के समाज में बहुत सारी परंपराएं, रीति रिवाज, रूढ़ियां चलती हैं, लेकिन समय के साथ उनमें परिवर्तन की जरूरत होती है। लेकिन जिन रूढ़ियों, क्योंकि भाई समय बदलता है तो इन नियम कायदों में भी बदलाव की जरूरत होती है, लेकिन क्या होता है कभी कभी पारंपरिक रूप से इन रूढ़ियों में कोई बदलाव नहीं होता, तब ये हो जाती है कूड़ा करकट, क्योंकि समय के साथ इनकी कोई उपयोगिता या अहमियत नहीं रह जाती। उन्हें ही हम संस्कृति का कूड़ा करकट कहते हैं। इसलिए कहते हैं ना, समय अगर बदल रहा है तो चीजों का बदलना बहुत जरूरी है। समय बदला, चीजें बदली, तो नियम भी बदलने चाहिए। ठीक है, तो इसका जीता जागता उदाहरण हमारे समाज में उपलब्ध है कि पहले जो है देखिए जो है पुरुषों में हो या औरतों में हो, उन सभी की दिनचर्या में फर्क होता था, लेकिन अब अलग फर्क है। क्यों? समय फर्क है। तो उनके लिए वो परंपराएं अगर आज से 50 साल वाली पहले वाली चलेंगी तो पॉसिबल है कि वो इस तरीके से वर्क कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी। तो उनमें भी बदलाव की जरूरत होती है कि नहीं होती है। तो यही चीजें हैं, ऐसा चीजें बदलनी चाहिए। नहीं बदलती हैं तो वो कूड़ा करकट हो जाती हैं संस्कृति की। संस्कृति का कूड़ा करकट उन सड़ी गड़ी परंपराओं और कुरीतियों को कहा गया है जो समाज के विकास में बाधक सिद्ध होती हैं। भाई समाज आगे बढ़ रहा है मगर वो नहीं बदल रही हैं, के साथ ही मानवता हेतु अकल्याणकारी सिद्ध होती हैं। फिर वो मानव को कोई फायदा नहीं देती, वो कहीं ना कहीं नुकसान ही पहुंचाएंगी तथा कुछ लोगों को दबाने का प्रयास करती हैं। तीसरा प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां का जीवन वर्तमान और भावी पीढ़ी को क्या संदेश देता है। बहुत संदेश देता है। सबसे पहली बात तो ये है कि उनका इतनी उम्र तक होते हुए भी एक सेटिस्फेक्शन, एक कहते हैं ना कि अपने काम को लेकर होता है कि नहीं मैं बहुत अच्छा हूँ, वो अहंकार उनके अंदर नहीं आया। वो लगातार जो है वो हमेशा सहनाई का अभ्यास करते थे, चाहे वो जितने परफेक्ट हों, जितने विश्व प्रसिद्ध हों, उनके अंदर अहंकार नाम की चीज नहीं आई। सद्भावना में देखें तो वो खुद एक मुसलमान होते हुए हिंदू संस्कृति का पूरा मान सम्मान और इज्जत करते थे। तो हम बिस्मिल्लाह खां के जीवन में अगर देखें तो इनसे बहुत सारी प्रेरणा ली जा सकती है। बिस्मिल्लाह खां का जीवन वर्तमान और भावी पीढ़ी को निम्नलिखित संदेश देता है। क्या है? श्रेष्ठता की ऊंचाई को छू लेने के बाद भी अपनी कला को विराम लगाना उचित नहीं है। यानी कि वो विश्व के सर्वोच्च शहनाई वादक बन गए थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी शहनाई पर विराम नहीं लगाया। एक कांस्टेंट जो एक प्रैक्टिस होती है वो करते रहते थे। अपनी कला में निरंतर निखार लाने के लिए अभ्यास करते रहना और नया सीखने के लिए लालायित रहना। मतलब ठीक है कि मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन उस चीज का उन्होंने रोका नहीं, उसको प्रैक्टिस करते थे और हमेशा कुछ नया लाने का प्रयत्न करते रहते थे। इसीलिए वो शहनाई के आगे उनका किसी का नाम ही नहीं रहा, क्योंकि उनका जैसा जो सोचना था वैसा कोई और सोचा ही नहीं। एक होता है ना कि हम करना सीख लेते हैं तो हमें लगता है कि हम सब कुछ परफेक्ट है, अब उसके आगे हम अगर अपने अहंकार के आगे हम कुछ और सीखने की गुंजाइश नहीं रखते हैं तो वो हमारे लिए हमारे पतन का कारण बनना सिद्ध हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, ये गुंजाइश रखिए कि चाहे आप जितने फेमस हो जाएं, अपनी फील्ड में जितने परफेक्ट हो जाएं, लेकिन आप हमेशा ये समझिए कि अभी हमें बहुत कुछ सीखने को बाकी है, हम बहुत कुछ नया कर सकते हैं। जब तक आपके अंदर ये भाव रहेगा आपके अंदर अहंकार नहीं आने पाएगा। धार्मिक सौहार्दता दूसरों के हृदय को छू लेने की प्रक्रिया है, अतः धार्मिक भेदभाव से बचे रहना चाहिए। सफलता में कभी इतराना नहीं चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, यथावत जीवन जीते हुए कृत्रिमता से दूर रहना चाहिए। यानी कि आप जैसे हैं, अब देखिए वो इतने बड़े भारत रत्न भी प्राप्त कर लिए लेकिन फटी लुंगी पहनते थे, तो मतलब वो जैसे थे वो अंत तक वैसे ही बने रहे। ये नहीं कि प्रसिद्धि हो गई, सब कुछ प्राप्त हो गया तो उनके अंदर घमंड डाल जाए, वो एक बनावटी जिंदगी जीने लगे, ऐसा नहीं। जो उनकी वास्तविकता थी वो उसी के साथ जीते थे। चौथा प्रश्न है, बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर लिखिए कि अपनी पतोहू के प्रति
बाल गोविंद भगत का व्यवहार उनके किन गुणों को उजागर करता है? तो उनके पतोहू के प्रति उनका व्यवहार क्या था? उन्होंने अपने बेटे की चिता अपनी बहू से दिलवाई, ठीक है। तो ये बताता है कि उस समय जो रूढ़ियां चल रही थी उसमें स्त्रियां कहीं ना कहीं बहुत पीछे थी। जो भी हमारे यहाँ परंपराएं रीति रिवाज आती थी, तो उन्होंने कहा कि क्यों हर जगह आदमी ही आगे रहे। तो उन्होंने वो अग्नि दिलाने वाले संस्कार से ये बात साबित करी कि स्त्रियों को भी इसका अधिकार होना चाहिए। फिर उस समय की प्रचलित जो थी वो विधवाओं का विवाह कराने वाली बात उन्होंने करी। तो एक तरीके से स्त्री जो उस समय तत्कालीन समाज में जो पिछड़ी हुई थी, जिसका कोई अस्तित्व नहीं था, कोई महत्व नहीं था समाज में, उसका महत्व स्थापित करना, उसके अस्तित्व को आगे बढ़ाने का काम बाल गोविंद भगत ने किया था अपनी पतोहू के जरिए। अपनी पतोहू के प्रति बाल गोविंद भगत का व्यवहार उनके स्त्री को सम्मान, पहचान और आत्मविश्वास प्रदान करने वाला दिखाई पड़ता है। साथ ही उन्हें यह विश्वास था कि उनके ऐसा व्यवहार करने से स्त्री अपने परंपरागत रूढ़िवादी व शोषणपूर्ण जीवन से मुक्त हो सकती है। तो जो एकदम परंपरा है उससे वो मुक्त हो सकती है, कि मतलब अब थोड़ा सा निकले, अपनी अपनी पहचान बनाए समाज के अंदर। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने काव्य खंड में। तो क्षितिज बुक के काव्य खंड से अब हमारे पास प्रश्न आएंगे। अभी कैसे दिए? सेम वैसी 4 प्रश्न दिए जाएंगे, 3 करने होंगे। देखिए क्या है, निर्धारित कविताओं के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में दीजिए। तो अब आपके जो काव्य खंड के 6 अध्याय हैं उनमें से कहीं से भी आपके सामने 4 प्रश्न रखे जाएंगे, आपको 3 प्रश्न करने हैं और प्रश्न आपको करने हैं 25 से 30 शब्दों में। एक प्रश्न के लिए आपको मिलेंगे 2 नंबर, तो जब आप 3 प्रश्न करोगे तो आपको मिलेंगे 6 नंबर। ठीक है, समझ गए? तो चलिए देखिए प्रश्न क्या है काव्य खंड वाले। आत्मकथ्य कविता से ली गई अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास पंक्ति का क्या आश्रय है? तो क्या मतलब है इसका? मतलब यानी कि इस पूरे संसार में बहुत सारे लोगों द्वारा उनका जीवन वृत्त लिखा गया है, यानी कि उन्होंने अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं। यहाँ पर दिया है ना अनंत नीलिमा, यानी कि पूरे संसार में असंख्य जीवन इतिहास, ना जाने कितने लोगों ने अपनी आत्मकथा को लिखा है। देखिए क्या है, आत्मकथ्य कविता में अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास पंक्ति से आश्रय है कि इस अनंत विस्तृत आकाश में कितने ही महापुरुषों ने अपने जीवन वृत्त लिखे हैं, यानी कि अपनी आत्मकथाएं। जीवन वृत्त का मतलब क्या है? अपनी आत्मकथाओं को लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्साह कविता के शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। तो ये कविता जो लिखी गई है इसमें क्या बताया गया है कि जब बादल आते हैं तो उसके आने से पहले जो ग्रीष्म ऋतु होती है उससे सभी लोग बहुत परेशान और तृप्त हो चुके होते हैं। तो जब बादल आते हैं तो हमारे अंदर कहीं ना उत्साह और जोश आ जाता है कि क्योंकि उसकी गर्जन से हमें ये लगता है कि अब हमें इस गर्मी से छुटकारा मिलेगा। उसी तरीके से बादलों को यहाँ क्रांति का प्रतीक बताया गया है। तो जब क्रांति होती है, उसकी आवाज होती है, तो उससे जो लोग अभी तक शोषण का शिकार हुए हैं उनके अंदर भी उत्साह जगता है कि अब उनके शोषण का अंत होगा और उनके जीवन में कुछ अच्छा घटित होगा। तो इसलिए अगर इस कविता का नाम उत्साह रखा गया है तो वो अपनी पूरी सार्थकता को सिद्ध कर रहा है। बिल्कुल सही इसका शीर्षक रखा गया है। देखिए क्या है, उत्साह कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा गया क्योंकि इस कविता के माध्यम से कवि ने बादलों का आह्वान करके बादलों को क्रांति व चेतना का प्रतीक बनाया है कि भाई अब क्रांति हो समाज में। समाज में बहुत सारी चीजें ऐसी घटित होती हैं जो सही नहीं होती है। इस कविता के माध्यम से कवि ने लोगों के मन में उत्साह भरने का प्रयत्न किया है। इसीलिए यह शीर्षक पूर्ण रूप से सार्थक है क्योंकि लोगों के अंदर वो उत्साह जगता है इस गर्जन और तर्जन के साथ। तीसरा प्रश्न है, सूरदास के पद के अनुसार गोपियों को ऐसा क्यों लगा कि कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है? कृष्ण जब तक वृंदावन में थे, गोपियों के साथ रहते थे, बिल्कुल अपनापन था। लेकिन अब जब वो मथुरा चले गए तो जाते समय तो वादा करके गए थे कि मैं आऊंगा, लेकिन वो आए नहीं। आना तो दूर उसने छोड़िए, उन्होंने उल्टा इनको योग संदेश भेज दिया। तो अब राजनीतिज्ञ क्या होता है कि अपने हर एक फैसले से नफा नुकसान देखता है कि भाई उसे क्या फायदा है, क्या नुकसान है, उसी हिसाब से वो फैसले लेता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण द्वारा किया गया ये निर्णय, उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब श्री कृष्ण को हमारे पास आने से कोई फायदा नहीं है, उन्हें ज्यादा लाभ वहां रहने से। इसीलिए उन्होंने यहाँ पर योग संदेश भेजकर श्री कृष्ण को भूल जाने का आग्रह हमसे किया है।
तो ये उनके राजनीति अब उन्होंने पढ़ ली है, क्योंकि अब वो एक राजा बन गए हैं, इसीलिए उन्होंने ये बात कही थी। देखिए इसको लिखेंगे कैसे। जब गोपियों ने देखा कि जिस कृष्ण की वे बहुत समय से प्रतीक्षा कर रही थी वे नहीं आए, उसकी जगह कृष्ण से दूर ले जाने वाला योग संदेश आ गया, तो उन्हें इसमें कृष्ण की एक चाल नजर आई। वे इसे अपने साथ छल समझने लगी, इसीलिए उन्होंने आरोप लगाया कि हरि राजनीति पढ़ाए, क्योंकि भाई छल कपट नफा नुकसान ये राजनीति में ही चलता है। तो उन्होंने कहा भाई अब तो राजा बन गए हैं, अब वो राजनीतिज्ञ हो गए हैं, तो राजनीति उनको, अब उन्होंने हर जगह अपनी राजनीति चलाना शुरू कर दिया है। चौथा प्रश्न है, फागुन मास में प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन अट नहीं रही कविता के आधार पर करिए। फागुन मास में चारों तरफ जो है हरियाली छाई है, तरह तरह रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, उन फूलों से पत्तों से सारे पेड़ की डालियां हर एक चप्पा चप्पा भरा हुआ है, उन फूलों की महक पूरे वातावरण में छाई हुई है। इसको देखकर ऐसी सुंदरता प्रतीत हो रही है कि भाई जैसे लग रहा है कि इस धरती में ये सुंदरता समाने की जगह ही नहीं बची हुई है। देखिए क्या है, फागुन मास में प्रकृति की शोभा का चरमोत्कर्ष देखा जा सकता है। यह मास वसंत ऋतु का स्वागत मास होता है, यानी कि जहां पर वसंत ऋतु का आगमन होता है। प्रकृति अपने पूरे यौवन पर होती है। यह समय शीत व ग्रीष्म ऋतु का संधि काल होता है, यानी कि जो शीत ऋतु होती है वो जाने को होती है और ग्रीष्म ऋतु आने को होती है। फूलों से लदी वृक्षों की डालियां, कोयल का कुहुकना, शीतल मंद सुगंधित पवन का प्रवाहित होना, पक्षियों का कलरव, पतझड़ में ठूट हुए पेड़ों पर फिर से नव पल्लवों का आगमन और चारों ओर फैली फूलों की खुशबू मन को आनंद से भर देती है। क्योंकि भाई जो कहीं ना कहीं ठंड की वजह से मुरझाए थे जो थी, अब सीधे सीधे वो प्रकृति अब फल फूलित हो रही है। अब इसके बाद क्या है, ग्रीष्म ऋतु शुरू होती है, शीत ऋतु जाती है और ग्रीष्म ऋतु आती है। चलिए अब हम आ गए प्रश्न संख्या 13 पर। यहां पर हमारी पूरक पाठ्य पुस्तिका कृतिका से प्रश्न पूछे गए हैं। किससे पूछे गए हैं? कृतिका से। अब कितने प्रश्न रखे गए हैं, कैसे, देखिए यहाँ पर पूरक पाठ्य पुस्तक के पाठों पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में देने हैं। तो कृतिका से हमारे सामने रखे गए हैं कितने, 3 प्रश्न, करने कितने हैं, 2 प्रश्न, उत्तर लिखना है 50 से 60 शब्द, यानी कि द्विगुत्री है। एक प्रश्न के लिए मिल रहे हैं आपको 4 मार्क्स, तो 2 प्रश्न करोगे तो कितने मिलेंगे, 8 मार्क्स। ठीक, समझ में आया। चलिए देखिए क्या है, पहला प्रश्न है, क्योंकि भाई कृतिका में हमारे पास 3 ही अध्याय हैं, उन्हीं 3 ही अध्यायों से प्रश्न आ जाएंगे। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में लेखिका को कब और क्यों लगा कि तमाम भौगोलिक विविधता और वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद भारत की आत्मा एक ही है। अब उन्होंने ये सारी चीजें देखी कि जब वो प्रेयर व्हील घुमाने की बात हुई थी ना, तब उन्होंने कहा कि हर जगह भगवान कहते हैं ना कि प्रेयर व्हील घुमाने से आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब ये चीज अगर आप उत्तर के साइड जाइए तो वहां होगा गंगा नदी में स्नान करिए, आपके सारे पाप धुल जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि भले ही संसार इस देश में अलग अलग तरीके से हो, लेकिन इन लोगों की मान्यताएं एक हैं, यानी कि एक तरीके से आत्मा एक ही है। जितेन नारगे एक कवि लॉन्गस्ट्रॉन्ग एक स्थान के बारे में परिचय दे रहा था। उसी रास्ते में एक कुटिया में घूमता हुआ एक चक्र था, जिसे प्रेयर व्हील कहा जाता है, जिसके बारे में बताया यह धर्म चक्र है, यानी कि प्रेयर व्हील। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। जितेन की यह बात सुन लेखिका को लगा चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी हैं। क्योंकि माना कि सब जगह तरीके मानने के अलग हों, लेकिन वो सब विश्वास एक ही चीज में रखते हैं, परमपिता परमेश्वर में, उनसे संबंधित सभी ये चीजों में वो विश्वास रखते हैं। तो एक तरीके से इस देश की आत्मा को एक उन्होंने कहा है। दूसरा प्रश्न है, माता का अंचल पाठ में जिस ग्राम्य जीवन और संस्कृति का उल्लेख है उसमें वर्तमान में क्या अंतर आया है? क्या उस अंतर को आप सकारात्मक मानते हैं? तो यहाँ पर ग्राम्य जीवन यानी कि ग्रामीण जीवन, गांव के जीवन शैली में क्या परिवर्तन आया है वो, और क्या ये सही है? तो बिल्कुल काफी हद तक चीजें बदली हैं। पहले गांवों में इतना आधुनिकीकरण नहीं होता था, आज बहुत ज्यादा। इंटरनेट ले लीजिए, ट्रैक्टर्स, गाड़ियां वगैरह ले लीजिए, सब गांव में उपलब्ध है।
आप जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं आप सब कुछ गांव में देखेंगे, लोगों की दिनचर्या में फर्क आ गया है। देखिए क्या है, माता का अंचल पाठ में लेखक ने ग्रामीण परिवार का चित्रण करते हुए वहां की जीवन शैली का उल्लेख किया है, वहां के लोग किस तरीके से, एवं बच्चों के खेल के तौर तरीके भी पूरी तरीके से ग्रामीण थे, जहां लोगों के मध्य आलियता की भावना है, यानी कि आत्मीयता की भावना है, लोग प्रकृति के करीब हैं। इसके विपरीत शहरों में लोग एकल जीवन यापन करने की प्रवृत्ति की ओर उन्मुख हो रहे हैं, उनमें आत्मीयता की कमी है। अतः वर्तमान में जो अंतर आए हैं वे सकारात्मक कम, नकारात्मक ज्यादा है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग क्या हो गए हैं, जो सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं, यानी कि सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, इसके चलते वे सब स्वार्थी हो रहे हैं। तो ये सकारात्मक तो नहीं कहा जाएगा, हाँ नकारात्मक बहुत है। तीसरा प्रश्न है, मैं क्यों लिखता हूं पाठ के आधार पर तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए कि क्या एक रचनाकार और उसकी रचनाएं बाहरी दबाव से भी प्रभावित हो सकती हैं। आपकी दृष्टि में वे कौन से बाहरी दबाव हैं जो रचनाकार को की रचना को प्रभावित करते हैं। तो जैसे हमने बताया, आर्थिक जरूरतें हैं, आर्थिक दबाव हो सकता है, संपादक का दबाव हो सकता है, प्रसिद्धि या पाने का जो दबाव हो सकता है, ये सभी बाहरी दबाव होते हैं। और एक हद तक ये बाहरी दबाव रचनाकार को रचना करने में प्रेरित भी करते हैं। कुछ लोग तो ऐसा होते हैं कि जब तक बाहरी दबाव ना पड़े लिखते ही नहीं, लेकिन ये बाहरी दबाव से निकलने वाली जो कविताएं होती हैं वो पूर्ण रूप में उतनी अच्छी नहीं होती जितना आंतरिक दबाव से निकलने वाली रचनाएं होती, ऐसा हमारा लेखक का मानना है। तो देखिए क्या है, कुछ रचनाकारों की रचनाओं में स्वयं ही अनुभूति से उत्पन्न विचार होते हैं और कुछ अनुभवों से प्राप्त विचारों को लिखा जाता है, ठीक है। इसके साथ ऐसे कारण बाह्य दबाव भी उपस्थित हो जाते हैं जिनसे लेखक लिखने के लिए प्रेरित हो उठता है। ये बाह्य दबाव है। ये बाह्य दबाव क्या है? सामाजिक परिस्थितियां, आर्थिक लाभ की आकांक्षा, यानी कि पैसा कमाने की जो एक लालसा होती है वो, प्रकाशकों और संपादकों का पुनः पुनः का आग्रह, कि बार बार उनसे कहा जाता है कि नहीं आप कुछ लिखिए, कुछ करिए, इस तरीके से। विशिष्ट के पक्ष में विचारों को प्रस्तुत करने का दबाव, यानी कि कुछ अच्छा करने का जो एक दबाव होता है कि नहीं उन्होंने रचना करी, नहीं मुझे भी बहुत अच्छी रचना करनी, तो वो एक दबाव भी अपने अंदर होता है। चलिए अब प्रश्न संख्या 14, 15, 16, 17, ये 4 प्रश्न हैं हमारे रचनात्मक लेखन में, जिनमें प्रश्न संख्या 14 हमारे पास में रहेगा क्या, हमारा जो है अनुच्छेद, फिर पत्र आएगा, फिर उसके बाद विज्ञापन है, संदेश और ईमेल है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले आ रहे हैं अनुच्छेद। अनुच्छेद में हमारे सामने 3 ऑप्शन रखे गए हैं, हमें सिर्फ एक करना है। कैसे, चलिए देखिए। निम्नलिखित 3 विषयों में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 120 शब्दों में एक आपको अनुच्छेद लिखना है। तो 3 में से आपको सिर्फ एक करना है और वो आपको लिखना है 120 शब्दों में, ठीक है। इसके लिए आपको मिल रहे हैं 6 नंबर। कितने मिलेंगे? 6 नंबर, ठीक है। चलिए देखिए क्या है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास है साइबर सुरक्षा, जागरूकता ही समाधान, ठीक है। तो आजकल हम सभी लोग टेक्नोलॉजी में बहुत उलझे हैं, इंटरनेट हमारे हर तरफ मौजूद है, बिना इंटरनेट के हम जी नहीं सकते। जी जितनी सुविधाजनक है उसके ज़रिए उतना ही क्राइम होता है। तो आप इसमें होने वाले जो चीज़ें हैं उनसे आप कितना सतर्क हैं, कितना जानते हैं, तो उसे हम बोलते हैं साइबर सुरक्षा, यानी कि इंटरनेट से आप कितना सुरक्षित हैं, इसकी जागरूकता, यानी कि हम जितना जानते हैं वही हमारे लिए समाधान है। अज्ञानता हमारे लिए जो है वो मूर्खता का कारण बन जाती है, ठीक है। चलिए देखिए क्या है। अब इस पर है हमारे पास 4 संकेत बिंदु। भूमिका लिखनी है पहले, फिर इसका अर्थ लिखना है, वर्तमान में चर्चा का कारण लिखना है और जागरूकता का प्रभाव लिखना है, ठीक है। तो ये 4 आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। आज हम सभी डिजिटल दुनिया की तरफ तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। तकनीकी नवीनीकरण के कारण आज हर क्षेत्र में मनुष्य ने अद्वितीय प्रगति कर ली है। आज हर कार्य ऑनलाइन हो गया है, चाहे कोई सामान खरीदना हो या किसी का पैसा भेजना हो, सारा काम हम ऑनलाइन कर रहे हैं। लोग आज पैसों से ज्यादा अपने डाटा के निजीकरण पर अधिक ध्यान देते हैं, यानी कि हमारा जो डाटा है वो सेव रहे, यानी कि सुरक्षित रहे, लोगों को उसके बारे में ज्यादा जो है पता ना चले।
आज साइबर युग ने एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण कर दिया है जहां कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में साइबर ठगी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। भाई हम जब हम कुछ छुपेगा ही नहीं तो लोग हमें ठगने के लिए भी तैयार रहेंगे। आज साइबर अपराध आम बात हो गई है। इसके अंतर्गत एक आम नागरिक से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनियों और देश की सरकारों की महत्वपूर्ण कार्यालय जानकारी को किसी के भी ये साथ साझा कर लिया जाता है, मतलब किसी के साथ भी हम उसको बांट लेते हैं। यो सबसे बड़ा खतरा है। तो जो अब जब सबके साथ साझा होता है तो सबसे सबसे ज्यादा खतरा है कि नहीं। इस डिजिटल युग में प्रत्येक व्यक्ति अपनी सुरक्षा को बनाए रखना चाहिए। तो उसे हर समय सजग रहना होगा। अगर हम अपनी सुरक्षा चाहते हैं तो हर समय हमें सजग रहना होगा, जागता रहना होगा कि हमारे साथ कोई क्राइम ना हो। साइबर ठगी को रोकने के लिए जागरूकता का प्रसार करना आवश्यक है। साइबर ठगों के से बचने के लिए विभिन्न सुरक्षा उपायों का पालन किया जाना आवश्यक है। जैसे मजबूत पासवर्ड का प्रयोग किया जाना, यानी कि आप हर चीज में पासवर्ड लगता है तो वो पासवर्ड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। एंटीवायरस का उपयोग करना चाहिए। अपने बैंक के खाते की जानकारी किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। तो आपका जो बैंक अकाउंट की जो भी इंफॉर्मेशन है किसी के साथ मत क्लियर करिए। सोशल मीडिया पर अपनी सभी निजी जानकारी को किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। आजकल लोग होते हैं ना कि कहीं पर भी गए, घूमने गए, फोटोग्राफ्स डाल दी, तो ये कहीं ना कहीं सबको पता रहता है कि ये व्यक्ति कहाँ मूवमेंट कर रहा है ना। सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि स्वयं भी जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक करें, तभी इस समस्या से बचा जा सकता है। तो आप बचें, खुद तो आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, दूसरों को भी इस बारे में बताइए कि आप किस तरह सजग रह सकते हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं दूसरा ऑप्शन। हमारे पास अनुच्छेद लेखन का जो दूसरा ऑप्शन दिया गया क्या है? सौर ऊर्जा, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। यानी कि जो ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है सूर्य से, वो सस्ती भी है और अच्छी भी है। भाई सस्ती का क्या मतलब, क्या वो तो फ्री में ही हमको मिल रही है, सूरज की रोशनी और उसकी धूप तो हमें फ्री में मिलती है, उसके लिए तो हमें कोई कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ती, और वो स्वच्छ भी है। अब ये सौर ऊर्जा का हम प्रयोग कैसे करते हैं? आजकल जैसे देखिए सोलर पैनल लग रहे हैं, पहले सोलर कुकर हुआ करते, तो इन सोलर्स के जरिए हम इस ऊर्जा को जो ये रोशनी है, जो धूप है, जो सूरज की जो ऊर्जा है, इसे हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं, है कि नहीं। भूमिका लिखिए, फिर इसका स्रोत लिखिए, देश के लिए क्यों आवश्यक है ये लिखिए और इसके लाभ लिखिए। ठीक है, ये चीज आपको बतानी है। चलिए देखिए क्या है। सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है जो सीधे सूर्य द्वारा प्राप्त की जा सकती है। जो हमें कहां से मिलती है? सूर्य से मिलती है, जो पूर्णतः स्वच्छ और सस्ती होती है। आज का युग विज्ञान का युग है, अतः सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को ही मुख्य रूप से सौर ऊर्जा कहा जाता है। समझ में आ गया? सूर्य की ऊर्जा को ही ऊर्जा में तब्दील करना सौर ऊर्जा कहलाता है। इसे अक्षय ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऐसी ऊर्जा है जो कभी खत्म ही नहीं होगी। जैसे हम लोग कोयले से बना रहे हैं, तो कोयला हमें पता है कि लिमिटेड एरिया तक, इसके बाद खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। तो वो हमें पता है खत्म होगा, लेकिन सूर्य से मिलने वाली जो ऊर्जा है वो हमें पता है कि ये कभी खत्म नहीं होगी। सरकार 2022 तक सौर ऊर्जा क्षेत्र में 1 लाख मेगावाट उत्पादन के लिए प्रतिबद्ध है, यानी कि सूर्य ऊर्जा से इतना उत्पादन हो। देश के कई हिस्सों में खेतों, छतों पर सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा उत्पादन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ऐसी अनेक इमारतें चिन्हित की गई हैं जिन पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जा सके। सौर ऊर्जा से मनुष्य और प्रकृति दोनों को लाभ हुआ है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह ऊर्जा का स्वच्छ रूप है, इससे प्रदूषण का खतरा नहीं है। सोलर संयंत्र एक बार लगा देने पर उसे किसी तरह के ईंधन की जरूरत नहीं होती, यानी कि उसमें हम कोई चीज डालें ऐसा जरूरत नहीं होती है। गांव में जहां बिजली पहुंचाना मुश्किल हो रहा है, वहां सोलर सेल ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पा रही वहां पे ये सोलर पैनल्स लगाए जाए ताकि इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जा सके। लोगों में सौर ऊर्जा के प्रति जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए, तभी हमारा वातावरण सुरक्षित रह सकेगा। हमारे जीवन में सूर्य का अनेक दृष्टियों में महत्व है। बात सही है, हम लोग देखिए पूजा तक भी करते हैं सूरज की, कि नहीं करते हैं। दरअसल धरती पर मानव के जन्म से ही सूर्य की ऊर्जा लाभकारी रही है।
भाई अगर ये सूर्य की ऊर्जा प्रॉपर रूप में हमारी धरती पर ना पड़ रही होती तो शायद मानव पनपता ही नहीं, है कि नहीं। हालांकि पर्यावरण की वर्तमान स्थिति चिंताजनक है, किंतु दुनिया ने ऊर्जा के संभावित वैकल्पिक स्रोतों पर नए सिरे से काम चालू कर दिया है, जो जीवाश्म ईंधन की जगह ले रहा है। जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं, जैसे पेड़ों को दब जाता है, जो जानवर पहले दब गए वो सभी ईंधन में तब्दील होते हैं, जैसे कोयला में है, पेट्रोलियम में है, इसमें तब्दील होते हैं। इनको ईंधन की जगह हम क्या कर रहे हैं, सूर्य ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं। अब ये सारा हमें जीवाश्म ईंधन में निकालने के लिए क्या होता है, धरती की खुदाई करनी पड़ती है। ये एक तो कॉस्टली भी होता है, दूसरा ये पर्यावरण के लिए भी नुकसानदेह होता है। चलिए अब हमारे पास है हमारा तीसरा अनुच्छेद, क्या दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, अब इस पर आपको लिखना है, जो कि 8 मार्च को पड़ता है, आप सभी को पता है ना। तो अब इस पर हमारे पास संकेत बिंदु हैं, भूमिका, उद्देश्य, संसार की लगभग आधी आबादी, महिलाएं संसार की लगभग आधी आबादी हैं, महिलाओं की स्थिति पर प्रभाव। ठीक है, तो ये 4 संकेत बिंदु पर आपको लिखना है। चलिए देखते हैं क्या है। पृथ्वी पर महिलाओं के बिना जीवन की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। भाई महिलाएं हैं तो जीवन को जन्म देती हैं, तो उनके बगैर जीवन चलेगा ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। नारी को सम्मान देने तथा उसके समर्पण के लिए उनका आभार जताने के लिए प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का खास मकसद समाज में महिलाओं को बराबरी का हक दिलाना है एवं महिला सशक्तिकरण पर जोर देना है। ठीक है, तो महिलाएं कहीं ना कहीं समाज में बहुत पीछे हो गई थी, उन्हें बराबर पे लाना ये एक अब समाज की जिम्मेदारी हो गई थी, क्योंकि जब वो हमारे देश की आधी जनसंख्या है जिनके बगैर जीवन चल नहीं सकता, तो उन्हें पिछड़ा क्यों रहने थे, है कि नहीं। तो उसी लिए इस पर काम हुआ। साथ ही किसी भी क्षेत्र में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को रोकने के मकसद से भी इस दिवस को मनाया जाता है कि महिलाओं के साथ, तो भाई तुम स्त्री, तुम लड़की हो, औरत हो, तुमसे काम नहीं होगा इस तरीके का। तो ये चीज ध्यान रखनी है, ये जो भेदभाव होता है उसको हटाना था। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम विचार करें तो हम पाते हैं कि आज महिलाएं पुरुषों से बहुत आगे निकल गई हैं। महिलाओं को जब जब अवसर दिया गया तब तब उन्होंने पूरे विश्व को बता दिया कि वह पुरुष के बराबर ही नहीं बल्कि कई मौकों पर वे उनसे कई गुना बेहतर साबित हुई हैं, यानी कि पुरुषों से भी कई काफी अच्छी हैं। आज विश्व पटल पर महिलाएं नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। अब वह समय नहीं रहा जब महिलाएं घर की 4 दीवारी में बंद की जा सकती थी, यानी कि पहले होता था बंद रहती थी, भाई बाहर नहीं निकलती थी, कोई काम नहीं, कुछ नहीं। अब महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। भले वर्तमान समय में भारत सरकार महिलाओं की स्थिति को सुधारने का प्रयास कर रही है। साल 2001 में भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण हेतु अपनी राष्ट्रीय नीति का गठन किया। महिलाएं सशक्तिकरण नीति को मंजूरी केंद्र सरकार ने 21 मार्च 2001 को दी। महिला सशक्तिकरण नीति के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को देश में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में पुरुषों के समान अधिकार प्रदान करना। महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं के प्रति होने वाले हर तरह के शोषण और भेदभाव को समाप्त करना होगा। यानी कि बहुत ज्यादा भेदभाव होता है, बहुत ज्यादा शोषण होता है, उसे समाप्त करना पहला कदम है अगर हम महिला सशक्तिकरण की तरफ बढ़ रहे हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर थे हमारे ये 3 अनुच्छेद जो हमने आपको कराए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 14 खत्म हो गया। अब हमारे सामने आ रहा है प्रश्न संख्या 15, जहां पर हमारे सामने रखे गए हैं 2 पत्र, दोनों में से हमें करना है सिर्फ एक पत्र। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। आप चंदा या चंदन हैं। खराब जीवन शैली के कारण आपके मित्र का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। ठीक है, जो उसकी जो लाइफस्टाइल है डेली का वो अच्छी नहीं है, जिससे उसका स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। संयमित और स्वस्थ जीवन शैली का महत्व बताते हुए लगभग 100 शब्दों में एक पत्र लिखिए। अब चूंकि आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो ये क्या है, एक अनौपचारिक पत्र है। तो अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट पता है, पहले ये करते हैं। ठीक है, तो 100 शब्दों में आपको लिखना है। दोनों में से जो भी आप पत्र करेंगे उसके लिए 5 नंबर मिलेगा। तो ये पहला पत्र है। देखिए क्या है। रामदयाल कॉलोनी, नई दिल्ली,
दिनांक 22 फरवरी 2000, प्रिय मित्र। ठीक है, आप प्रिय मित्र नाम भी लिख सकते हैं, प्रिय मित्र सोमेश, प्रिय मित्र अल्पेश, जो भी नाम आपका है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। नमस्ते, मुझे खेद है कि मैंने तुम्हारी अस्वस्थ जीवन शैली को नजरअंदाज किया। तुम्हारा स्वास्थ्य मेरे लिए प्राथमिक है और मुझे खुद को भी सुधारना होगा। संयमित और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। यह तुम्हें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करेगा और तुम्हारे जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। सही आहार, नियमित व्यायाम और मानसिक स्वस्थता की देखभाल से तुम अपनी ऊर्जा बढ़ाओगे और खुशहाल जीवन जी सकोगे। ठीक है, तो बहुत जरूरी है कि हमें एक नियमित आहार शैली लें और एक संयमित जो है जीवन शैली जिए। इस परिवर्तन की शुरुआत करने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं और हम साथ में इस मार्ग पर चल सकते हैं। हमें आपसी समर्थन और सहायता के साथ मिलकर एक स्वस्थ और संतुलित जीवन की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। इसके लिए हम एक दूसरे को प्रेरित कर सकते हैं और साथ में इस सफल यात्रा का आनंद उठा सकते हैं। तो बहुत जरूरी है एक दूसरे को प्रेरित करें और सफल इस चीज को बनाएं। तुम्हारे अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूं। साथ ही हम दोनों मिलकर अच्छे और स्वस्थ जीवन की दिशा में कदम बढ़ाकर अन्य लोगों को इसके लिए प्रेरित करेंगे। ध्यान रखना, स्वस्थ रहना हमारी प्राथमिकता है। भाई शरीर स्वस्थ रहेगा तभी सारे काम हो पाएंगे, शरीर स्वस्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। धन्यवाद, आपका शुभेक्षु चंदा या चंदन। तो जो भी आप अगर लड़की हैं तो चंदा, लड़के हैं तो चंदन करके आप इस पूरे पत्र को लिखना था। अब दूसरा पत्र देखिए यहाँ पर क्या है। अब अथवा करके दूसरा पत्र है, दोनों में से एक करना था। यहाँ क्या दिया गया है, पुलिस द्वारा उठाए गए विविध कदमों से शहर में अपराध कम तो हुआ है पर अभी और सुधार की आवश्यकता है। यानी कि पुलिस ने जो कदम उठाए हैं उसमें अपराध कम हुआ है लेकिन अभी और आवश्यकता है। अपने क्षेत्र के दैनिक समाचार पत्र के संपादक को लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखकर जन सामान्य का ध्यान इस ओर दिलाइए कि अपराध पर अंकुश सिर्फ पुलिस की ही नहीं बल्कि समाज की भी सामूहिक जिम्मेदारी है। तो आपको एक संपादक का पत्र लिखना है, आपके सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उसे अप्रिशिएशन करना है, साथ ही ये बताना है कि हमारा नागरिक होते हुए भी, हम एक नागरिक हैं, नागरिक होते हुए हमारे ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी भी है इसको और सुधारने की। तो चलिए देखिए, इसको लिख लेते हैं। सेवा में संपादक महोदय, आप संपादक लिखिए, संपादक महोदय, दैनिक जागरण, सिविल लाइंस, गोरखपुर। उसके बाद आप डाल देंगे डेट। ठीक है, और इसे किस तरीके से लिखेंगे, शहर में होने वाले अपराधों के रोकथाम के संबंध में महोदय, आपके लभ्य प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि बाहर के नंदानगर और मोहद्दीपुर क्षेत्र में बीते दिनों कई आपराधिक मामले सामने आए। उन मामलों से परेशान आकर हम सभी लोगों ने सामूहिक निर्णय लिया और आपको पत्र लिखकर अपने थाना प्रभारी से अनुरोध करने का निवेदन किया कि वे कृपया इन मामलों का संज्ञान लें। पुलिस कर्मियों की टीम द्वारा उठाए गए कदम से अपराध काफी कम हुआ। अब इस पत्र के माध्यम से मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारे समाज को भी जागरूक करें और उन्हें बताएं कि समाज को अपराध मुक्त बनाने की पूरी जिम्मेदारी केवल पुलिस कर्मियों की ही नहीं बल्कि समाज के प्रत्येक जिम्मेदार व्यक्ति की है। खाली पुलिस ही नहीं, हम नागरिक होते हुए हमारे ऊपर भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आशा करता हूं आप इस समस्या के समाधान के लिए अपने दैनिक समाचार पत्र में इसे स्थान अवश्य देंगे। तो लोगों को जागरूक करने के लिए भी ये बात लिखी। सधन्यवाद भवदीय, नीचे आप जो है नाम लिख सकते हैं अपना। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों पत्र हमारे हो गए। अब हमारे पास बचे हैं दो प्रश्न, 16 और 17। अब इनको करते हैं। अब है प्रश्न संख्या 16। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर हमारे पास है एक स्ववृत्त। ठीक है, स्ववृत्त लेखन किस तरीके से लिखा जाएगा आप सभी को पता है। टॉपिक देख लेते हैं क्या है। आप रजनी या राजन हैं। आपके विद्यालय की पत्रिका प्रखर के लिए छात्र संपादक की नियुक्ति होनी है। यानी कि आपके जहाँ होता है ना मैगजीन्स निकलती हैं स्कूल्स में, वैसे ही आपके स्कूल की एक मैगजीन है प्रखर, उसके लिए संपादक की नियुक्ति होनी है। ठीक है,
आप उक्त पद के योग्य हैं, आपके अंदर वो क्वालिफिकेशन है। इस पद के लिए प्रधानाचार्य को संबोधित कर 80 शब्दों में अपना संक्षिप्त स्ववृत्त लिखना है। तो अब ये ध्यान रखना है कि आपको प्रधानाचार्य को संबोधित करना है, तो सीधे सीधे ये बोल रहा है कि आपको आवेदन भी लिखना है, आवेदन के साथ आप इसको शुरू करोगे। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या है। सबसे पहले प्रधानाचार्य को संबोधन है, यानी कि सेवा में प्रधानाचार्य, आवासा विद्यालय कुरुक्षेत्र। विषय लिख दीजिए प्रखर पत्रिका संपादक पद के लिए अभिवादन। ठीक है, फिर है आप यहां पर लिखेंगे क्या, महोदय। क्या दिया गया है, सबसे पहले देंगे संबोधन महोदय। ठीक है, विद्यालय की सूचना पट पर लगी सूचना से जानकारी मिली कि अपने विद्यालय में प्रकाशित पत्रिका प्रखर में संपादक की आवश्यकता है। अब भाई हम अगर किसी चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मान लो किसी भी संस्था में हम दे रहे हैं, तो हमको ये पता होना तो चाहिए कि वहां पर वैकेंसी है कि नहीं, और हमें वैकेंसी है ये इंफॉर्मेशन हमको कहाँ से मिली। तो जैसे इसने बताया कि इसे विद्यालय की सूचना पट से मिली। अब आपको कहीं से भी वैकेंसी पता चलती है तो आपको लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर विज्ञापन न्यूज़पेपर में छपा था, या हमने इस वेबसाइट पे देखा, कहीं से भी आप ये चीज जो भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है आपको वो मेंशन करनी पड़ती है। यहाँ पे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है आपका नोटिस बोर्ड यानी कि सूचना पट। ठीक है, मैं इस पद के लिए अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरा स्ववृत्त इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न है। इसका अवलोकन करने पर आपको विश्वास होगा कि मैं इस पद के लिए पूर्णतः उपयुक्त उम्मीदवार हूं। मैं आपके विज्ञापन में वर्णित सभी योग्यताओं को पूरा करता हूं। संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। अब यहां से भाई ये तो हमारा आवेदन पत्र था, अब इसका विवरण होगा। पहले नाम आएगा, पिता का नाम आया, नाम राजन, पिता का नाम रमेश चंद्र, जन्म तिथि 13/3/1994, पता 12 विकास नगर करनाल, स्थायी पता 100 कर्णपुरी दिल्ली। ठीक है, मोबाइल नंबर दीजिए, ईमेल एड्रेस दीजिए। तो ये सीक्वेंस आपको ऐसे ही रखना है, जो सीक्वेंस आपका रहता है उसी सीक्वेंस पे आप रखोगे इसे। फिर शैक्षणिक योग्यता हमेशा ध्यान रखना, आपको इसी तरीके से पूरा टेबल बनाना है अपने पेंसिल और पेन के साथ में, और फिर उसके बाद आप शैक्षणिक योग्यता कभी भी फ्री हैंड लिखने की कोशिश मत करना। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आपने परीक्षा दी, फिर कौन सा बोर्ड रहा, विषय, श्रेणी, प्रतिशत। तो 10वीं परीक्षा के साथ ही हमेशा हम शैक्षणिक योग्यताओं को शुरू करते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, विषय रहे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, संस्कृत। प्रथम श्रेणी में हमने पास किया, 70% अंक थे। ठीक है, फिर आते हैं 12वीं, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, दिल्ली, अंग्रेजी, इतिहास, संस्कृत, गणित। फर्स्ट डिवीजन यानी कि प्रथम आए हम, और 71% मार्क्स थे। फिर स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन, कुरुक्षेत्र विद्यालय, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित। प्रथम रहे, 72% अंक रहे। फिर आते हैं पत्रिका, पत्रकारिता, आपने पत्रकारिता का भी एक कोर्स किया हुआ है। कुरुक्षेत्र विद्यालय से पत्रकारिता प्रथम, 70% अंक। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर दोगे। अब आप बोलोगे कि मैम हमारे स्कूल में ही है तो हम कैसे करें। भाई देखिए, आपके स्कूल यानी कि जिस स्कूल से आप पास आउट हो चुके हैं वहां से पता चल रहा है, या आपके कॉलेज से पता चल रहा है, कहीं से भी पता चल रहा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, ये बात आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है, फिर आ जाते हैं उस योग्यता के साथ साथ मैं कई वर्षों से स्वतंत्र लेखन से भी जुड़ा हुआ हूं, आपको ये भी बताना है। मुझे पत्रकारिता में बेहद रुचि है। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपना कार्य सत्यनिष्ठ और पूर्ण कर्तव्य परायणता से करूंगा। अब ये चीज भी हमें सत्यापित करनी पड़ती है कि नहीं, मैं अगर आपकी संस्था में आती हूँ काम करने के लिए या आता हूँ तो वो आपके लिए प्रोग्रेस का काम करेगा, तो मैं आप काम पूरी लॉयल्टी के साथ करूंगी, इस चीज को हमें बताना पड़ता है। आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मेरे आवेदन पत्र पर सकारात्मक विचार करते हुए मुझे संपादक पद पर नियुक्त करें। ठीक है, फिर धन्यवाद, भवदीय हस्ताक्षर राजन। ठीक है, कुछ नहीं आपको करना है, बस इतना आप करके आप आवेदन लिख दो। अगर वहां पर जैसे कभी कभी ये होता है ना कि आपको बोला गया कि आपको नहीं ऐड करना है, सिर्फ एक स्ववृत्त तैयार करिए, तो आप डायरेक्ट स्ववृत्त लिख सकते हो। आवेदन उसके साथ अटैच करना जरूरी होता है कभी कभी, तो आपको क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आवेदन करना है या नहीं करना है। चलिए, अब अथवा करके हमारे पास एक ईमेल है, स्ववृत्त करिए था या ईमेल करना था, तो इन दोनों में से हमें एक चीज करनी थी।
क्या है चलिए देखिए, आप राजन या रजनी हैं, नाम वही है आपका। अपने बैंक खाते में नेट बैंकिंग की सुविधा प्राप्त करने के लिए संबंधित शाखा प्रबंधक को लगभग 80 शब्दों में एक ईमेल लिखना है। ठीक है, तो आप ईमेल लिखेंगे अपने बैंक के शाखा प्रबंधक को। तो देखिए कैसे है, तो सबसे पहले प्रेषक आएगा, प्रेषक आपका जो भी नाम है, फिर प्रेषिती, प्रेषिती कौन है, बैंक है हमारा, तो हमारा एसबीआई बैंक है, हमने लिख दिया। विषय दिया, खाते में नेट बैंकिंग सुविधा आरंभ करने के संबंध में महोदय। विषय देखिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है, मेंशन करेंगे। फिर है, आपके बैंक में मेरा बचत खाता है जिसका नंबर है। अब आपके बैंक में आपका आइडेंटिफिकेशन, आपका खाता संख्या होती है, हमेशा ध्यान रखना। फिर है, मैं चाहता हूं कि आप मेरे खाते में नेट बैंकिंग की सुविधा प्रदान करें ताकि मैं आज के परिवेश के आधार पर ऑनलाइन खरीदारी करने की सुविधा का लाभ उठा सकूं, क्योंकि सभी लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते तो हमें लगता है कि भाई हम भी करें। मैं पिछले महीने में भी आपको ईमेल लिखा किंतु उस पर आगे कोई कार्यवाही नहीं हुई। आशा और साथ ही ये विश्वास करता हूं कि आप मेरी समस्या का उचित स्वत्वरित समाधान करेंगे। धन्यवाद भवदीय राजन या रजनी। तो आप भी चाहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं मोस्टली, तो अब तो क्या होता है भाई, आपको इंटरनेट बैंकिंग चाहिए तो आप लोग के पास ऐप्स हैं, उसके जरिए कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट जो है शाखा प्रबंधक को ईमेल इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने आखिरी प्रश्न पर। हमारा आखिरी प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, ये है आपके पास, राज्य परिवहन निगम की ओर से सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता में लगभग 40 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन हमें तैयार करना है। अब देखिए, विज्ञापन और संदेश, इन दोनों में से हमें कोई एक चीज करनी है। तो विज्ञापन, सड़क, तो विज्ञापन के लिए हमेशा ध्यान रखना, आपको एक ब्लॉग बनाना है, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें, जिम्मेदार बने, सुरक्षित रहें। ठीक है, फिर आते हैं क्रॉसिंग पर रेड सिग्नल होने पर हमेशा स्टॉप लाइन। तो आपको सड़क सुरक्षा के लिए आप इस तरीके से बना सकते हो, नहीं तो कुछ साइंस होते हैं जो भी, उनको बना सकते हो। फिर सड़क सुरक्षा माह है, स्मार्ट रहें, सुरक्षित रहें, हरी बत्ती होने पर ही क्रॉसिंग पार करें। ठीक है, तो इस तरीके से आपने 40 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कर देना है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारे पास है सूचना। क्या दिया गया है, सूचना। अब सूचना में कैसे रहेगा चलिए देखिए, आपके कक्षा अध्यापक का चयन उप प्रधानाध्यापक के पद पर हुआ है, उन्हें बधाई देते हुए 40 शब्दों में संदेश लिखना है। अब चूंकि क्या है ना, आपके जो क्लास टीचर हैं अब वो वाइस प्रिंसिपल बन गए हैं। क्या है, जो टीचर हैं वो वाइस प्रिंसिपल बन गए। अब वाइस प्रिंसिपल बनने पर आपको उन्हें बधाई देनी है। अब ये बधाई पत्र आप कैसे लिखोगे, चलो देखो कैसे। बधाई संदेश, दिनांक 21 फरवरी 2000, तो सबसे पहले आपको डेट देनी होती है। फिर आते हैं हम समय पर, आदरणीय सर। फिर है, आज मैं बहुत खुश हूं, आपको नौकरी में पदोन्नति मिलने का समाचार सुनकर मेरा दिल प्रसन्न हुआ। सर, आपने इसके लिए बहुत मेहनत की थी और आपकी मेहनत का परिणाम आज आपके सामने है। मुझे ये पूरा विश्वास था कि आप जल्द ही उप प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति करेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको हृदय से बधाई। आपका शिष्य लोकेश। ठीक है, सिंपल, कुछ नहीं है, क्योंकि आप बधाई संदेश वगैरह तो हम लोग को लिखना जानता है, किसी को भाई हम मुबारकबाद देते हैं तो हमें पता है कि उस बंदे ने इतनी मेहनत करी थी, सब कुछ किया था और इतनी मेहनत के बाद वो सफल हो गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से उसे आप बधाई दे देंगे। ठीक है, तो ये था आपका ईयर 2024 का पेपर जो हमने आज आपके लिए प्रस्तुत किया। तो अभी 24 का एक सेट में आपको और कराऊंगी ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चंस किस तरीके से रहते हैं। तो मिलेंगे अब हम अपने अगले क्वेश्चन पेपर के साथ में। ठीक है, तो फटाफट प्रैक्टिस करते रहिए और हम आपके लिए बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस तो लेकर आ ही रहे हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।